बारिश में भीगती उस अंधेरी गली में जब मेरी सांसें उखड़ने लगी तो मुझे लगा कि क्या मैं फिर से मर गया। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने नीली रोशनी चमकी और दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी। कोई सिस्टम शुरू हो रहा था। आवाज ने कहा कि असामान्य लिंक का पता चला है और उल्टा निगलने वाला प्रोटोकॉल चालू हो चुका है। मुझे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। मेरे सामने खड़ा मैनेजर वांग मुझे घूरते हुए थर थर कांपने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चीख पड़ा कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ और उसका खुद का वक्त उल्टी दिशा में क्यों बह रहा है। वह अपनी चमड़ी को सिकुड़ते देख पागल होने लगा और चिल्लाने लगा कि मैंने उसके साथ क्या कर दिया। उसका वक्त उसे वापस लौटा दो। उसने अपने गुंडों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं न सिर्फ मौत के मुंह से वापस आ गया था, बल्कि मैंने उस आदमी की 45 साल की जिंदगी भी छीन जी थी। दिमाग में उसी डिजिटल आवाज ने मुझे बधाई दी और बताया कि मेरा डिवोर्स सिस्टम जाग चुका है। अब मैं सिर्फ छूकर किसी से भी संपर्क बना सकता था। उसका वक्त सूख सकता था या उसे वक्त दे सकता था और उसी वक्त को खर्च करके अपनी ताकत कई गुना बढ़ा सकता था। गुंडे दहशत में आ गए। उन्हें लगा कि यह कोई काला जादू है। वे मैनेजर वांग का बदला लेने के लिए मेरी तरफ लपके, लेकिन अब मैं बेबस नहीं था। जैसे ही वे मेरे पास आए, मैंने सीधे सिस्टम को हुक्म दिया कि इनका वक्त भी सोख लो। छूते ही उनका दम फूलने लगा, सिर चकराने लगा और वे सूखे पत्तों की तरह जमीन पर गिरने लगे। तभी वहाँ एक लड़की सामने आई। उसकी चाल ढाल और लड़ने का तरीका देखकर साफ लग रहा था कि वह निचली बस्ती की तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे पक्का लगा कि वह जरूर ऊपर के किसी बड़े इलाके से भाग कर आई है। उसने बड़े इत्मीनान से मुझसे कहा कि हम एक सौदा कर सकते हैं। अगर मैं उसे थोड़ा वक्त दे दूं तो वह यह बात किसी को नहीं बताएगी। उसने मुझे डराने की कोशिश की कि 13वें जिले के कानून के मुताबिक किसी का वक्त चुराना सीधे मौत की सजा है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने साफ कह दिया कि भाड़ में जाएं उनके कानून। जब मैं मरने की हालत में पड़ा था तब किसी को कानून की याद क्यों नहीं आई। मैंने सोच लिया कि अगर इसे ही खत्म कर दूं तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैंने आगे बढ़कर उसे छुआ और सिस्टम से उसका वक्त खींचने को कहा, लेकिन उसी पल सिस्टम ने चेतावनी दी कि अज्ञात कोड की वजह से मैं उसका वक्त नहीं सूख सकता। वह दर्द से कराहते हुए बोली कि बस मैं उसकी जान बचा लूं, वह मेरा बदला लेने में मेरी मदद करेगी। मैंने उसे सीधे पूछा कि उसका मतलब क्या था। वह बेहाल होकर बोली कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर मैं उसकी जान बचा लूं तो वह सब कुछ बता देगी। मामला गंभीर था, इसलिए मैंने मन ही मन सिस्टम को हुक्म दिया कि इसे बचाओ। सिस्टम ने तुरंत 24 घंटे का वक्त मेरे खाते से निकालकर उसकी तरफ भेज दिया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी कि पहली बार उल्टी दिशा में वक्त देने की वजह से मेरा एक नया हुनर खुल गया था। वह हुनर था 3 सेकंड के लिए वक्त को रोक देना। सुनकर मुझे पहले तो बड़ा मजा आया कि चलो कोई जबरदस्त ताकत मिल गई, लेकिन जैसे ही सिस्टम ने बताया कि 3 सेकंड वक्त रोकने के लिए मेरी पूरी 10 साल की उम्र खर्च होगी, मेरे होश उड़ गए। यह तो सरासर लूट थी। इतने में वह लड़की फिर से गिड़गिड़ाने लगी कि उसे थोड़ा और वक्त दे दो, वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने उसे संभाला और अपने ठिकाने की तरफ ले जाने लगा। वजन भी उसका कुछ कम नहीं था। थोड़ी ही देर में वह फिर से हाँफने लगी। मैंने चिढ़कर कहा कि भाई, अभी तो तुझे पूरे 24 घंटे दिए थे, क्या उन्हें अलाव में जला दिया? इस पर वह अकड़ कर बोली कि इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, वह ऊपर के बड़े इलाके की रहने वाली है। यह जो निचली बस्ती का कम दर्जे का वक्त है, उससे उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। फिर वह थोड़ा नखरे दिखाकर कहने लगी कि थोड़ा और वक्त दे दो, उसकी जान निकली जा रही है। मैंने साफ कह दिया कि वक्त चाहिए तो पहले सच बताओ। मैंने पूछा कि पहले मैं तुम्हारा वक्त क्यों नहीं खींच पाया था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि ऊपरी तबके के लोगों के जिस्म में एक खास चिप लगी होती है जो ऐसे किसी भी हमले को रोक देती है। मुझे अजीब लगा क्योंकि मैं तो किसी मशीन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। तभी उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वह बोली कि तुम उनसे बदला लेना चाहते हो ना, अगर तुम मुझे वक्त दोगे तो मैं तुम्हें उन बड़े लोगों तक पहुंचाने का सबसे छोटा रास्ता दिखाऊंगी। मेरी मदद से तुम इस सड़ी हुई दुनिया की धज्जियां उड़ा सकते हो। उसकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। मुझे सच में बदला लेना था और उन लोगों को अपनी औकात याद दिलानी थी। वह मुस्कुराकर बोली कि मुझ पर दांव लगाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे फायदे का सौदा होगा, और उसने हाथ मिलाते हुए कहा कि हमारी दोस्ती पक्की। मैंने बाहर से हामी भर दी, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि यह दोस्ती नहीं है, तो बस मेरी चाल का एक मोहरा है। तभी दरवाजे की तरफ से किसी की भारी आवाज आई। कोई कह रहा था कि देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ कुछ बढ़िया माल मिलेगा, जरा इसके हाथ पर चमकता हुआ वक्त तो देखो। सामने खड़े गुंडों के सरदार ने हंसते हुए कहा कि मेरी किस्मत ही खराब है जो मैंने गलत लोगों से पंगा ले लिया। उसने अपने साथियों को मुझ पर टूट पड़ने का इशारा कर दिया। तभी बगल में खड़ी उस लड़की ने फुसफुसाकर कहा कि अगर मैं उसे 100 साल की जिंदगी दे दूं तो वह इन सबको पलक झपकते ही निपटा देगी। मैंने तुरंत जवाब दिया कि 100 साल बहन, क्या डकैती डाल रही हो? वह मुंह बनाकर बोली कि तो फिर खुद ही रास्ता निकालो। उधर से गुंडों ने चिल्लाकर कहा कि लड़के को मार डालो और लड़की को जिंदा पकड़ लो। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने तुरंत सिस्टम से ताकत मांगी। सिस्टम ने 2 साल का वक्त काटकर आधे घंटे के लिए मेरी मांसपेशियों की ताकत कई गुना बढ़ा दी।
दी। आधा घंटा मेरे लिए बहुत था। जैसे ही वे आगे बढ़े, मैंने अपनी नई ताकत से उन पर ऐसा हमला बोला कि कुछ ही पलों में सारे के सारे जमीन चाटने लगे। जो बचा था वह मेरे पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया गलती हो गई, छोड़ दो। मैंने उसका गला पकड़कर पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? उसने कांपते हुए बताया कि यह सब झांग मांग के कहने पर हुआ है। झांग मांग का लड़ाकू कुत्ता किसी मुकाबले में हार गया था और उसका इल्जाम उसने मेरे दिए घटिया दर्जे के वक्त पर लगाया, इसलिए उसने मुझे रास्ते से हटाने का हुक्म दिया था। मैंने पूछा कि वह झांग मांग इस वक्त कहाँ मिलेगा? उसने बताया कि वह ऊपर के बड़े शहर के मौज मस्ती वाले कसीनो में बैठा है। मैंने उस गुंडे का फैसला किया और सीधे उस लड़की के साथ ऊपर के इलाके की तरफ निकल पड़ा। ऊपर पहुंचते ही कसीनो की चकाचौंध देखकर मुझे तो अजीब सी घुटन होने लगी। मैंने कहा कि क्या यही इनका रईस समाज है? यहाँ तो बस दिखावे की बदबू आ रही है। वह लड़की धीमे से बोली कि यह सिर्फ नए नए अमीर बने लोगों का बड़ा है। उसने मुझे समझाते हुए कहा कि गाँव वालों की तरह मुंह फाड़ कर मत देखो, याद रखो यहाँ जितना ज्यादा तेवर दिखाओगे उतने ही सुरक्षित रहोगे। अंदर झांग मांग अपने मुकाबले में हारने के बाद गुस्से में तमतमाया हुआ था और अपने आदमियों पर चिल्ला रहा था कि अगली बार और खतरनाक शिकारी लाएगा। तभी उसकी नजर हम पर पड़ी। वह मुझे भिखारी समझकर अकड़ में बोला कि अपनी इस लड़की को 2 रातों के लिए मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 100 साल की जिंदगी दूंगा। लड़की ने तंज कसते हुए कहा कि सिर्फ 100 साल? झांग खानदान इतना कंगाल कब से हो गया? झांग मांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह गाली बकते हुए अपनी खानदानी ताकत की धौंस देने लगा। मैंने आगे बढ़कर उसकी बात बीच में ही काट दी। वह लड़की मेरी तरफ मुड़कर बोली कि कोई मुझे खरीदने की बात कर रहा है, अब तुम क्या करोगे? मैंने भी उसी अंदाज में जवाब दिया कि मेरी चिड़िया के नखरे बहुत महंगे हैं, इसे पालने की तेरी औकात नहीं है। फिर मैंने उस रईसजादे से पूछ लिया कि बता, तुझे किस तरह पिटना पसंद है? झांग मांग गुस्से से बिलबिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा कि यह ऊपरी इलाका है, यहाँ सिर्फ मुंह चलाने से काम नहीं चलता। अगर मर्द के बच्चे हो तो मेरे साथ एक जुआ खेलो। मैंने पूछा कि किस चीज की बाजी लगानी है? वह अकड़ कर बोला कि पासे फेंकने का खेल होगा। अगर तू जीता तो मेरी यह 500 साल की जिंदगी वाली चमचमाती माला तेरी, लेकिन अगर तू हारा तो यह लड़की भी मेरी और तेरी जान भी मेरी। तभी उस लड़की ने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा कि वैसे तो मुझे तुम्हें हारते देखने में मजा आता, लेकिन अगर तुमने मुझे इस सूर जैसे आदमी के हवाले किया तो पहले मैं तुम्हें मारूंगी और फिर इसे। मैंने मुस्कुराकर झांग मांग से कहा कि शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मैं जीता तो उस माला के साथ साथ मुझे तेरी जान भी चाहिए। झांग मांग जोर से हंसा कि एक सड़क छाप भिखारी मेरे खानदान को चुनौती दे रहा है। उसने कहा कि यह मेरा इलाका है, अब तू अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख। मैंने ठंडे दिमाग से कहा कि बकवास बंद कर और खेल शुरू कर। उसने कप उठाया, पासे हिलाए और जोर से टेबल पर पटक दिए। वह पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाया कि देखने की भी जरूरत नहीं है, पूरे 3 छक्के आए हैं। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के के हाथ पैर काट कर फेंक दो और लड़की को मेरे कमरे में पहुंचा दो। मैंने बिल्कुल शांत रहकर कहा कि अभी तो ढक्कन खुला भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि 3 छक्के ही हैं? वह झल्लाकर बोला कि मेरी किस्मत हमेशा बुलंद रहती है। तभी उस लड़की ने धीमे से मुझे इशारा किया कि टेबल के नीचे एक खुफिया बटन लगा है, उसने बेईमानी की है और तुम हारने वाले हो। मैंने मन ही मन कहा कि इतनी जल्दी नहीं। मैंने तुरंत अपने दिमाग में वक्त रोकने का हुनर चालू कर दिया। सिस्टम ने तुरंत मेरे खाते से 10 साल की उम्र काट ली और पूरी दुनिया एक पल के लिए जम गई। सन्नाटे के उस ठहराव में मैंने आगे बढ़कर कप के अंदर के पासों को चुपचाप बदल दिया। मेरे लिए तो 1 सेकंड भी काफी था। जैसे ही वक्त दोबारा शुरू हुआ, झांग मांग को कुछ अजीब लगा। वह सकपकाकर मुझे घूरने लगा कि यह क्या हुआ। मैंने हाथ बांधकर बड़े आराम से कहा कि क्या हुआ? झांग खानदान के बड़े नवाब क्या हार के डर से बहाने ढूंढ रहे हो? वह गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाते हुए ढक्कन उठाने लगा कि अभी देखता हूँ इसमें 3 छक्के ही निकलेंगे। जैसे ही झांग मांग ने ढक्कन उठाया, उसके होश उड़ गए। पासों पर सबसे रद्दी नंबर आया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि झांग मांग, तुम बाजी हार चुके हो। वह पागलों की तरह चीखने लगा कि यह नामुमकिन है, उसने बेईमानी का इल्जाम मुझ पर मर दिया। मैंने तंज कसते हुए कहा कि क्या हुआ झांग खानदान के वारिस, क्या हार बर्दाश्त नहीं हो रही? शर्त के मुताबिक अब तुम्हारी जान मेरी है। वह अकड़ में बोला कि मेरी जान लेने की तेरी औकात नहीं है, यह मेरे परिवार का इलाका है और यहाँ से तू जिंदा बाहर नहीं जाएगा। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि गोलियां चलाकर हमें छलनी कर दो। दर्जनों बंदूकों की नालें हमारी तरफ घूम गई। तभी वह लड़की नखरे दिखाते हुए मेरे करीब आई और बोली कि जानो, क्या मैं इन सबको ठिकाने लगा दूं? उसने कहा कि बस 100 साल की जिंदगी दे दो, मैं इन सबको अपनी जगह पर जमा दूंगी और रात को तुम्हारे लिए कुछ खास भी कर दूंगी। मुझे भी देखना था कि इस लड़की में कितना दम है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी बात पक्की, 100 साल तुम्हें दिए। उसने हंसते हुए कहा कि मेरा पहला तोहफा याद रखना। उधर झांग मांग चिल्ला रहा था कि गोली चलाओ। मैंने उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि अब तुम्हारा काम है। उसने एक झटके में ऐसा वार किया कि सारे गार्ड्स चीखते हुए घुटनों के बल जमीन पर आ गिरे। उनकी एक न चली। अब झांग मांग अकेला पड़ गया था।
मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला कि अब तुम्हारी बारी है। झांग मांग थर-थर कांपने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं झांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अचानक उसने मेरी आंखों में देखा और पहचान गया कि मैं वही निचली बस्ती का लड़का हूँ। मैंने कहा कि अब पहचानने का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुरंत सिस्टम को हुक्म दिया कि इसे पूरा निचोड़ लो। सिस्टम ने कुछ ही पलों में उसकी पूरी जिंदगी सोख ली और वह तड़प कर ढेर हो गया। तभी संचार यंत्र में श्याओ श्याओ की हड़बड़ाई आवाज गूंजी। उसने बताया कि उसने कैसीनो का सुरक्षा घेरा कुछ देर के लिए बंद कर दिया है और हमें फौरन वहां से भागना होगा वरना देर हो जाएगी। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी। उसने गुर्राते हुए कहा कि नौजवान, मेरे इलाके में घुसकर तमाशा किया और मेरे ही खास मेहमान को मार डाला। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल पाओगे? रास्ता पूरी तरह बंद था और अब सिर्फ आर पार की लड़ाई का ही रास्ता बचा था। वे भारी भरकम मशीनें कैसीनो के मुख्य सिग्नल से चल रही थी। तभी संचार में श्याओ श्याओ की आवाज आई। उसने कहा कि अगर मैं उन मशीनों को सिर्फ 3 सेकंड के लिए रोक दूं तो वह उनके सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देगी। बदले में उसने 10 साल की उम्र की मांग रख दी। मैंने तुरंत डांटते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल मिलेंगे, जल्दी कर वरना सब यहीं मारे जाएंगे। वह चिढ़कर 2 साल पर मान गए। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अपनी उम्र कटने के नुकसान का दर्द दबाते हुए मैंने फिर से वक्त रोकने वाला हुनर चालू किया। 3 सेकंड के लिए सब कुछ थम गया। उतने में श्याओ श्याओ ने उन मशीनों के पूरे तंत्र को जाम कर दिया और चिल्लाई कि काम हो गया, अब अपना वादा याद रखना। तभी वहां का बूढ़ा मालिक आगे बढ़ा और नया हमला शुरू करने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर मेरे साथ खड़ी उस लड़की ने रौबदार आवाज में डांट लगाई। उसने कहा कि बूढ़े झाओ, जब तुम्हारा बाप दवा की भीख मांगने के लिए घुटनों पर बैठा था तब तुम्हारी इस लाठी को हाथ लगाने की भी औकात नहीं थी। बूढ़े मालिक का रंग उड़ गया। उसने थरथराते हुए कहा कि बड़ी मालकिन आप। लड़की ने सख्त लहजे में हुक्म दिया कि जुबान बंद रखो, आज की बात बाहर किसी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए वरना सीधे मौत मिलेगी। यह देखकर श्याओ श्याओ ने कहा कि जियान हान, जिसे तुमने बचाया है वह कोई मामूली औरत नहीं है। हम गाड़ी में बैठकर वहां से निकले ही थे कि वह लड़की मेरे ऊपर गिरने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। मैं गाड़ी चलाते हुए घबरा गया और बोला कि बहन थोड़ा होश में रहो, यहाँ जान मेरी निकल रही है। उसने संभलते हुए कहा कि वह तो बस भूख की वजह से बेहाल हो रही थी। मैंने कहा कि पहले घर चलो, लेकिन तभी श्याओ श्याओ की चीखने की आवाज आई। वह मदद की गुहार लगा रही थी और बोली कि यहाँ मुसीबत आ गई है। मेरे होश उड़ गए। मैं तेजी से उसके ठिकाने की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। साथ बैठी लड़की ने तंज कसा कि निचली बस्ती की हवा कितनी बदबूदार है। फिर उसने पूछा कि जिस लड़की ने तुम्हें पहले खतरे में डाला था उसकी इतनी परवाह क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैं श्याओ श्याओ की इमारत के पास पहुंचा तो झांग परिवार के हथियार बंद सिपाहियों ने उसे घेर रखा था। वे अंदर घुसने की फिराक में थे। मैंने आगे बढ़कर ललकारा कि मकान मालिक की इजाजत के बिना इतनी जल्दी किस बात की है? उनके सरदार ने मुड़कर देखा और बोला कि यह लड़की झांग खानदान की भगोड़ी मुजरिम है। लगता है कैसीनो वाले कांड की खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसी पल सिस्टम से 10 साल की उम्र खर्च करके अपनी ताकत को चरम पर पहुंचा दिया। एक झटके में मैंने उन सिपाहियों के परखच्चे उड़ा दिए। उनका सरदार जमीन पर तड़पते हुए चिल्लाया कि तुम आखिर किस किस्म के राक्षस हो? मैंने ठंडे लहजे में कहा कि यह जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। फिर मैंने श्याओ श्याओ की तरफ देखा और कहा कि अब सब ठीक है। श्याओ श्याओ ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक घूरा और बोली कि तो यह है वह लड़की जिसे तुमने बचाया है। उसने कहा कि बड़े शहर की पैदाइश है, आंखों से ही साफ लग रहा है कि इसका ढांचा कोई मामूली नहीं है। मैंने बात काटते हुए सीधे मुद्दे पर आने को कहा। मैंने पूछा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं और वे लोग पीछे क्यों पड़े हैं? श्याओ श्याओ ने गंभीर होकर बताया कि उसके पिता के अंदर एक खास चिप लगी है जिसमें 13वें जिले के वक्त का पूरा हिसाब किताब दर्ज है। बड़े घराने वाले उस चिप को छीनकर पूरे निचले इलाके के जीने का अधिकार बदलना चाहते हैं। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या वे इस इलाके को कब्रगाह बनाना चाहते हैं? उसने कांपती आवाज में कहा कि बात उससे भी भयानक है। वे पूरे इलाके की सफाई की महायोजना शुरू करने वाले हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो 13वें जिले के 2 लाख लोगों की जिंदगी एक झटके में खींचकर ऊपर के बड़े खातों में जमा हो जाएगी। तभी धमाके के साथ एक भारी बख्तरबंद शिकारी वहां धमका। उसने लाल बत्तियों से हमें स्कैन किया और मिटा देने का फरमान सुना दिया। श्याओ श्याओ चिल्लाई की इमारत के खंभे टूट चुके हैं और सिर्फ 2 मिनट के अंदर यह पूरी बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो जाएगी। उसका वायरस भी उस शिकारी की ढाल के आगे बेकार हो गया था। मैंने कहा कि अगर 2 मिनट हैं तो मैं इसे पूरा सूख कर खत्म कर दूंगा, लेकिन साथ खड़ी लड़की ने तुरंत टोका कि बेकार है, इसकी ढाल पर वक्त का असर नहीं होता, तुम्हारी सोखने की ताकत यहाँ काम नहीं करेगी। मुझे झटका लगा कि इसे कैसे पता कि मेरी ताकत उस पर असर करेगी या नहीं। तभी सिस्टम ने दिमाग में संकेत दिया और एक खास तरीका खोल दिया। मैंने सीधे उस दानव के सीने में हाथ डालकर उसकी ऊर्जा के मुख्य नस को ही उखाड़ फेंका और उसे ढेर कर दिया। खतरा टला ही था कि बाहर आसमान में लाल रोशनी फैलने लगी। श्याओ श्याओ ने खिड़की से देखकर कहा कि
महासफाई का पहला दौर शुरू हो चुका है। तभी उस लड़की ने सबसे बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि यह तबाही उसके पिता की बनाई योजना है। अगर 13वें जिले को बचाना है तो मुझे उसे साथ लेकर मुख्य इमारत पर धावा बोलना होगा। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने तय कर लिया कि अब आर पार की जंग होगी और इन बड़े लोगों को इस बस्ती के हर एक कतरे का हिसाब देना होगा। तभी श्याओ श्याओ डरने का नाटक करते हुए मेरे सीने से चिपकने लगी कि वह तो बस एक कमजोर लड़की है, उसके साथ यह सब क्यों हो रहा है। उस रईस लड़की ने तुरंत उसे फटकार लगाई और मुझसे बोली कि अगर यह यूं ही नौटंकी करती रही तो मैं इसे हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। श्याओ श्याओ ने मुंह बनाते हुए कहा कि देखो कितनी जालिम है, मैं तो बस थोड़ा सा दिलासा मांग रही थी। अब हमारा सबसे पहला काम था सीधे शहर के मुख्य केंद्र पर धावा बोलना। मुझे हर हाल में उन सभी को उनके किए की सजा देनी थी। महासफाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मैंने श्याओ श्याओ से पूछा कि क्या उसके पिता ने इस महाविनाश को रोकने का कोई तरीका छोड़ा है। श्याओ श्याओ ने बताया कि उसके पिता ने जो गुप्त कोड छोड़ा था वह कई हिस्सों में बंटा हुआ था। झांग परिवार को लगा कि उन्होंने उसके पिता को पकड़कर सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन सबसे खास हिस्सा अभी भी उसी के पास था। उसने मुंह बनाकर कहा कि उस कोड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए और उसके पास बचा खुचा वक्त खत्म होने की कगार पर था। मैंने तुरंत झांग मांग से छीने हुए 50 साल उसके आगे रख दिए और पूछा कि क्या यह सुरक्षा दीवार मजबूत करने के लिए काफी है। वह नखरे दिखाते हुए बोली कि सिर्फ 50 साल, बड़े लोगों के पास तो कम से कम 100 साल होने चाहिए। मैंने डांटते हुए कहा कि पहले उस मुख्य मशीन का पता लगाओ। फिर मैं गू रोशी की तरफ मुड़ा और सीधे पूछा कि तुम्हारा पिता सारे गरीबों को बलि का बकरा क्यों बनाना चाहता है। उसने ठंडी सांस भरकर कहा कि क्योंकि उसके पिता एक ऐसा दरवाजा खोलना चाहते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए अमर बना दे। तभी श्याओ श्याओ बीच में टपक पड़ी। वह कहने लगी कि 5 साल तो सिर्फ सिस्टम चलाने का खर्चा है। आप दोनों को बचाने के चक्कर में उसका पूरा सर्वर बर्बाद हो गया और उसके पसंदीदा हेडफोन भी खो गए। उसने अपना बचाव बिल मांगना शुरू कर दिया। फिर वह गुरुशी की तरफ इशारा करके बोली कि यह बड़ी बहन तो पूरे रास्ते बर्फ की तरह जमी रही। माहौल को हल्का रखने के लिए उसने जो मेहनत की उसका मेहनताना अलग से बनता है। गुरुशी ने तरेर कर देखा और मुझसे बोली कि जियांग हान, इस नोट की बात से दूर रहो, मुझे प्यास लगी है। मुझे लगा कि मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे। एक तो पूरी लालची थी और दूसरी साक्षात वक्त निगलने वाली बला। अगर मेरे पास यह सिस्टम न होता तो मेरा कब का कचूमर निकल जाता। मैंने श्याओ श्याओ से कहा कि पहले काम पूरा करो, बाद में तुम्हें दोगुना वक्त दूंगा। वह खुशी से उछल पड़ी और बोली कि मालिक, मैं अभी पूरे शहर के कैमरों को अंधा करती हूँ। तभी गुरुशी ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या देख रहे हो, क्या मैं बेबस लग रही हूँ। मैंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि तुम्हारे खर्चे इतने भारी हैं, अगर किसी दिन मैं तुम्हारा पेट न भर पाया तो क्या तुम भी मुझे लात मार कर भगा दोगी। गुरुशी ने मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे पूरा निचोड़ नहीं लेते तब तक देख लो कि क्या तुम मुझे वापस सामान्य बना सकते हो। मैंने कहा कि फालतू बातें बंद करो और जो मिल रहा है उसे चुपचाप खा लो। उसने देखते ही देखते मेरा 100 साल का वक्त चट कर दिया। सच में पूरी की पूरी वक्त निगलने वाली बला थी। तभी बाहर भयानक धमाके होने लगे। वह चिल्लाए कि ये 4 नंबर वाले आत्मघाती शिकारी कुत्ते हैं जो जिस्म की गर्मी छूते ही फट जाते हैं, इन्हें पास मत आने देना। मैंने तुरंत कहा कि तुम श्याओ श्याओ को संभालो, इन जानवरों को मैं देखता हूँ। मैंने उसी पल अपना वक्त रुकने वाला हुनर चालू किया। पूरी दुनिया थम गई और मैंने एक एक करके उन सभी मशीनी कुत्तों के कोर निकालिए। हर कोर में पूरे 100 साल की जिंदगी भरी थी। मैंने वह सारा वक्त अपने अंदर खींच लिया और दिल ही दिल में कहा कि दुश्मन ने मुझे मारने के लिए अच्छा खासा माल खर्च किया है, पर अब यह सब मेरा है। तभी वहाँ बिजली की चमक के साथ एक भारी बख्तरबंद सिपाही उतरा। उसने गुरुशी को देखते ही ललकारा कि आखिरकार तुम मिल ही गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने झांग खानदान और तियांग सिंह ग्रुप को चुनौती दी। उसने कहा कि चुपचाप मेरे साथ लौट चलो तो मैं इन दोनों कचरों की लाशों को साबुत छोड़ दूंगा। श्याओ श्याओ डर के मारे कांप उठी। उसने चिल्लाकर बताया कि इस आदमी के खाते में पूरे 2000 साल की उम्र है। यह झांग खानदान का सबसे बड़ा लड़ाका है और हम इससे नहीं जीत सकते। लेकिन गुरुशी ने उल्टे उस पर तंज कसते हुए कहा कि तू तो बस एक पालतू कुत्ता है, मुझे हाथ लगाने से पहले मेरे इस दोस्त से तो पूछ ले। मैंने एक पल भी गवाए बिना सीधे उस पर धावा बोल दिया। सिस्टम ने मेरी रफ्तार और ताकत को उसके बराबर कर दिया। मेरी तेजी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हड़बड़ाकर बोला कि यह नामुमकिन है, तुम मेरी बराबरी कैसे कर रहे हो। मैंने हंसते हुए कहा कि मैं तेज नहीं हूँ बल्कि तुम बहुत सुस्त हो। उसी पल मैंने उसका गला पकड़ लिया और अपनी सोखने की ताकत चालू कर दी। वह बुरी तरह घबरा गया। वह चिल्लाने लगा कि उसके शरीर में तो रोकने वाली चिप लगी थी, फिर भी उसका वक्त कैसे खींच रहा है। मैंने कहा कि मरने वाले को सवाल पूछने का कोई हक नहीं होता। वह तड़पते हुए धमकाने लगा कि उसके पास 2000 साल की जिंदगी है, मेरे जैसा मामूली इंसान इतना वक्त कभी नहीं संभाल पाएगा। उसने कहा कि मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि पूरे 2000 साल अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं बड़े शहर की आधी सड़कें खरीद सकता हूँ। तुझे छोड़ना तो अब सपने में भी मुमकिन नहीं है। उस लड़ाके ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए खुद को हद से ज्यादा भड़का लिया।
मैंने मुस्कुराकर कहा कि थोड़ा और जोर लगाओ। मैंने तुरंत उसके बख्तरबंद सूट के सिस्टम को जाम कर दिया और उसकी ढाल को एक ही झटके में तोड़ दिया। फिर मैंने उसके अंदर का सारा वक्त खींचना शुरू कर दिया। वह चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह निचोड़ कर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह ढेर हुआ, मेरे पूरे शरीर में आग लग गई। वह 2000 साल का वक्त इतना मिलावटी और गंदा था कि मेरी नसें फटने लगी। मैं दर्द से तड़प उठा और चिल्लाया कि कोई वक्त को संभालने वाली दवा दो, वरना मैं फट जाऊंगा। शियाओ शियाओ ने आनन फानन में मेरे सीने में एक भारी सुई ठोक दी। सुई लगते ही असहनीय दर्द हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि इस एक सुई की कीमत पूरे 3 साल की उम्र है। जब होश में आओ तो मुझे दोगुना लौटाना। गु रोशी ने मेरा कंधा पकड़कर कहा कि जियांग हान, हिम्मत मत हारना, वरना तुम भी उस लड़ाके की तरह वक्त के गुलाम बनकर अपनी सुध बुध खो बैठोगे। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि शरीर के अंदर भारी मात्रा में अशुद्ध ऊर्जा आ गई है। इसे साफ करने में पूरे 10 घंटे लगेंगे और 100 साल का वक्त खर्च होगा। उधर शियाओ शियाओ ने डेटा खंगालते हुए एक भयानक सच ढूंढ निकाला। उसने बताया कि उस लड़ाके ने मरते मरते मेरे जिस्म पर एक खुफिया निशान लगा दिया था। महाविनाश शुरू करने के लिए दुश्मनों को 5 खास इंसानों की जीवन ऊर्जा चाहिए थी और उन 5 में से आखिरी इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद गु रोशी थी। मुझे समझ आ गया कि सिस्टम भले ही मेरा निशान मिटा दे, लेकिन वे लोग किसी भी तरह महासफाई शुरू कर सकते हैं। हमें हर हाल में वह खुफिया हार्ड ड्राइव हासिल करनी थी। हम तुरंत उस पुराने पुर्जों वाले रहस्यमयी बूढ़े की दुकान पर पहुंचे। शियाओ शियाओ ने मुझे पहले ही सतर्क कर दिया कि यह बूढ़ा दुकानदार बड़ा सनकी है। इसे सिर्फ दौलत से मतलब है। अगर इसने प्यार से ड्राइव नहीं दी तो हमें चीनी पड़ेगी। अंदर कदम रखते ही उस बूढ़े ने अपनी यांत्रिक आंख से हमें देखा और हंसकर बोला कि गु खानदान की बड़ी मालकिन और एक वक्त निकलने वाला छोटा पागल, क्या तुम दोनों मेरी दुकान बंद कराने आए हो? गु रोशी ने कहा कि हम अपने पिता की वह हार्ड ड्राइव वापस लेने आए हैं। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक ऐसा राज खोला कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि उस ड्राइव में बरसों पहले किए गए एक नाकाम प्रयोग का ब्यौरा दर्ज है और जिस सिस्टम के दम पर मैं दूसरों का वक्त निकल रहा हूँ, वह असल में गु खानदान के कबाड़ में फेंका गया एक अधूरा और बिगड़ा हुआ नमूना है। बूढ़े की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे मैं कोई कुदरती वरदान समझ रहा था, वह असल में गु खानदान की प्रयोगशाला का फेंका हुआ एक बेकार पुर्जा था। उस बूढ़े ने बेरुखी से कहा कि अगर यह हार्ड ड्राइव चाहिए तो जियांग हान तुम्हें अपनी आधी जिंदगी यहीं छोड़नी होगी। इस ड्राइव को चालू करने के लिए तुम्हारे अंदर की बुनियादी ऊर्जा की बलि देनी पड़ेगी। उसने साफ चेतावनी दी कि अपनी आधी उम्र गंवाने के बाद शायद तुम आज की रात भी जिंदा न बच पाओ। शियाओ शियाओ गुस्से से तमतम उठी। उसने बूढ़े को डांटते हुए कहा कि तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। जियांग हान पहले ही उस लड़ाके से भिड़कर अपनी हद पार कर चुका है। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि छोड़ो, हमें यह सौदा नहीं करना, मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन मेरे सिर पर खून सवार था। मैंने कहा कि सिर्फ आधी जिंदगी की ही तो बात है, मैं यह दांव खेलने को तैयार हूँ। उन घमंडी अमीरों को धूल चटाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। मैंने तुरंत सिस्टम को हुक्म दिया कि ऊर्जा बाहर फेंको। जैसे ही मेरी आधी उम्र उस ड्राइव में समाई, मेरे जिस्म में असहनीय दर्द की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी पल सिस्टम ने नया मोड़ ले लिया। सिस्टम ने असली सीरम को पहचान कर खुद को नए स्तर पर पहुंचा दिया और एक नया हुनर खोल दिया, हर चीज को निकल जाने वाला बवंडर। तभी बाहर से पहरेदारों और भारी तोपों ने दुकान पर धावा बोल दिया। मैंने गरजते हुए कहा कि मेरे अपनों पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल किया। 100 साल का वक्त खर्च होते ही एक आला बवंडर पैदा हुआ और सामने आने वाले बख्तरबंद सिपाहियों को उनकी भारी मशीनों समेत अपने अंदर खींचकर निगलने लगा। दुश्मनों में भगदड़ मच गई। वे दहशत में चिल्लाने लगे कि यह इंसान नहीं, कोई दानव बन चुका है जो भारी टैंकों को भी जिंदा चबा रहा है। उन्होंने पीछे हटने का हुक्म दिया। शियाओ शियाओ ने चिल्लाकर कहा कि यहाँ खड़े मत रहो, भागने का रास्ता मिल गया है। लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट चुका था। मैंने मुड़कर गु रोशी की आंखों में देखा और तड़प कर पूछा कि मैं शुरू से सिर्फ इस्तेमाल करने वाला सामान था। तुम्हें यह सच पहले से पता था ना? मुझे सच बताओ कि यह सब क्या है। मैंने तड़प कर गु रोशी से पूछा कि अब सच सच बताओ, आखिर मेरी जिंदगी में सच क्या है? उसकी आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में बताया कि बरसों पहले उसके पिता ने झांग परिवार के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक ताकत बनाने की कोशिश की थी जो पूरी दुनिया के वक्त को निगल सके। उस प्रयोग के लिए उन्होंने अनगिनत बेकसूरों की बलि दी और उन सब में से सिर्फ मैं ही अकेला जिंदा बचा था। उस भयानक हादसे के दौरान मैं किसी तरह बचकर भाग निकला था। उसने रोते हुए कबूल किया कि उसने मुझसे शुरू से झूठ बोला। मेरे अंदर कोई बना बनाया डिजिटल सिस्टम नहीं था, बल्कि उसके पिता ने मेरे शरीर के भीतर एक विशेष रूप से तैयार की गई जेनेटिक संरचना डाली थी। वह ताकत असल में मेरी अपनी बन चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग को समझाने और उस भयानक ताकत को स्वीकार कराने के लिए मुझे वह एक सिस्टम जैसा महसूस कराया गया। यह सुनकर मेरा कलेजा फट गया। मुझे लगा कि मैं शुरुआत से ही सिर्फ एक बनाया गया राक्षस था। तभी शियाओ शियाओ ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसने रोते हुए कहा कि जियांग हान, तुम कोई राक्षस नहीं हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना परिवार माना है। गु रोशी ने भी हाथ जोड़कर
माफी मांगी और कहा कि उसने बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन इस बार 13वें जिले को बचाने में उसकी मदद कर दूं। उसने कहा कि जब यह सब खत्म हो जाएगा, अगर मैं उसे जान से भी मारना चाहूं तो वह खुशी खुशी अपनी जान दे देगी। उसी पल श्याओ की स्क्रीन लाल हो गई। उसने घबराकर बताया कि कोई बहुत बड़े दर्जे का सिग्नल हमारी सुरक्षा दीवार को चीरकर अंदर घुस रहा है। तभी कमरे में एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई कि चौथे बच्चे, तुम्हारा अपने घर में स्वागत है, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आवाज ने तंज कसते हुए कहा कि चौथा नंबर, तुम बहुत सुस्त हो। जब तुम इन मामूली इंसानों और सूखी बैटरियों को बचाने की हमदर्दी में लगे हो, तब पहले और दूसरे नंबर के प्रयोग ने मुख्य इमारत में अपनी ताकत को मिलाकर महाशक्ति हासिल कर ली है। उसने गुरवोशी को भी ललकारा कि तुम तो सिर्फ इस महाविनाश को देखने के लिए बनाई गई एक छलनी हो। फिर उस आवाज ने मुझे सीधी चुनौती दी कि अगर सच जानना चाहते हो तो अपनी चाबी लेकर सीधे दौलत के चौक पर पहुंचो, वहीं तुम्हें 5वें इंसान का सुराग मिलेगा। श्याओ को अपने पिता की पुरानी डायरी की एक बात याद आ गई। उसने बताया कि जब दो खास प्रयोग आपस में टकराते हैं तो ताकतवर वाला कमजोर वाले की पूरी शक्ति निगल जाता है। यह सुनते ही मुझे सारा खेल समझ में आ गया। गु तियानक्सी सिर्फ 13वें जिले के लोगों की जिंदगी ही नहीं छीनना चाहता था, बल्कि हम जैसे बनाए गए इंसानों को आपस में लड़वाकर सबसे खूंखार हथियार चुनना चाहता था, ताकि वह उसके शरीर पर कब्जा कर सके। तभी मेरे अंदर का काला बवंडर बेकाबू होने लगा। भूख की ऐसी भयानक आग भड़की कि मेरी सांसें फूलने लगी। मैंने चीख कर गुरवोशी से कहा कि मुझसे दूर रहो, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। लेकिन वह जरा भी पीछे नहीं हटी। वह मेरे करीब आई और बोली कि तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शक्ति मुझ पर बेअसर है। तुम मेरी ढाल हो और जब ढाल को भूख लगेगी तो मैं तुम्हें खुद संभालूंगी। श्याओ ने घबरा कर कहा कि जियांग हान की ऊर्जा पूरी तरह एक काले गड्ढे में बदल चुकी है। आम दवाएं इस भूख को शांत नहीं कर सकती। उसने रोशी से कहा कि तुम्हारी खातिर ही इसकी यह हालत हुई है, तुम इसे मरने नहीं दे सकती। गुरवोशी ने सीधे मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि जियांग हान, होश में आओ। सिर्फ मेरी शुद्ध ऊर्जा ही तुम्हारी इस तबाही को शांत कर सकती है। या तो मुझे पूरा सोख लो या खुद पर काबू पाओ। उसकी शुद्ध ऊर्जा मेरे सीने में उतरते ही मेरे अंदर का तूफान थमने लगा। जैसे ही मेरा होश वापस आया, मैंने शर्मिंदगी से पूछा कि अभी अभी मैंने क्या कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए धीमे से कहा कि तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी अपनी हूँ। तभी उसने बताया कि 5वें इंसान की सही जगह 13वें जिले के पुराने अस्पताल के तहखाने में है। हम तुरंत उस पुराने अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां का पहरा देखकर श्याओ के पसीने छूट गए। उसने बताया कि मुख्य दरवाजे पर ऐसे यंत्र लगे हैं जो हमारी आहट पाते ही सबसे बड़ा खतरे का सायरन बजा देंगे और हमारे अंदर घुसने की उम्मीद ना के बराबर है। मैंने कहा कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे अलार्म न बजे। तभी अचानक एक जोरदार ऊर्जा की लहर उठी और वहां तैनात सारे पहरेदार पलक झपकते ही ढेर हो गए। श्याओ ने चौंक कर कहा कि यह लहर तो उसी दूसरे नंबर के प्रयोग की है। क्या वह हमारे लिए रास्ता साफ कर रहा है? मैंने कहा कि बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी अंदर चलो। लेकिन उस अजीब सी हालचाल को महसूस करके मुझे लगा कि यह सिर्फ तबाही नहीं बल्कि किसी बड़े खेल की शुरुआत थी। मुझे समझ आ गया कि वह हमला सिर्फ तबाही नहीं बल्कि जगह बदलने की एक सोची समझी चाल थी। श्याओ ने दुश्मनों के मुख्य तंत्र में सेंध लगा दी थी। उन जालिमों के लिए वह एक ऐसी तेज छुरी बन चुकी थी जो अंदर से उनके पूरे शहर की धज्जियां उड़ा सकती थी। श्याओ को पहले से अंदेशा था कि वे उस पर हमला करेंगे, इसलिए उसने अपने पीछे एक डिजिटल अंधी गली छोड़ रखी थी। मैंने गुरवोशी से कहा कि आगे बढ़ो, अब सबसे बड़ा मुकाबला सामने है। जैसे ही हम आगे बढ़े, पहरेदारों के अलार्म गूंज उठे और वे हमें मिटाने के लिए दौड़े। मैंने हंसकर कहा कि क्या मुझे ही ढूंढ रहे थे? मैंने बिना रहम खाए अपनी सोखने की ताकत चालू कर दी और पलक झपकते ही सबको साफ कर दिया। सिर्फ 2 सेकंड में 30 साल की उम्र मेरे अंदर खींच आई। लेकिन इन मामूली प्यादों की ऊर्जा बहुत घटिया थी। वे सिर्फ जिंदा रहने के नाम पर बची हुई बैटरियां थे। तभी हवा में श्याओ का एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश चमक उठा। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा कि जियांग हान, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वे डिजिटल पागल मुझे अपने आभासी खाते में खींच कर ले जा चुके हैं। उसने साफ हिदायत दी कि मुझे बचाने की जल्दबाजी मत करना, सीधे दौलत के चौक के बीचों बीच तराजू वाली विशाल मूर्ति के पास पहुंचना। उसने बताया कि उसके पिता का छोड़ा हुआ 5वां सिरा कोई इंसान नहीं बल्कि उस मूर्ति के नीचे छुपाया गया एक मास्टर टेप है। वही अकेली ऐसी चीज थी जो गु तियानक्सिंग के सिस्टम को हमेशा के लिए ठप कर सकती थी। फिर वह हमेशा की तरह मजाक करते हुए बोली कि मुझे बचाने के लिए इस बार 10 गुना मेहनताना लगेगा। हम तुरंत उस तराजू वाली मूर्ति के पास पहुंचे। तभी अंधेरे से वही दूसरे नंबर के प्रयोग की आवाज गूंजी। उसने मुझे चौथा भाई कहकर पुकारा और बोला कि तुमने सबसे मुश्किल रास्ता चुना है। उस टेप को श्याओ के पिता ने अपनी जिंदगी की आखिरी सेकंड की सांसों से जमाकर बनाया था। अगर उसे हासिल करना है तो तुम्हें उस बूढ़े के मरने से पहले के भयानक दर्द और बेबसी को खुद अपनी रूह पर झेलना होगा। गुरवोशी ने घबराकर कहा कि मेरे पिता पहले और दूसरे प्रयोग की ताकतों को आपस में जोड़ने लगे हैं। अगर उन्होंने यह कर लिया तो हम सब उनके जिस्म का हिस्सा बन जाएंगे। उस रहस्यमयी आवाज ने ठंडी हंसी
जैसी हंसते हुए कहा कि टेप यही है, लेकिन इसे चालू करने की एक खौफनाक कीमत है। जियांग हान को अपनी आधी इंसानियत गंवानी होगी, जिसका मतलब है कि उसके दिमाग से शियाओ शियाओ की हर एक याद हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में सिस्टम की चेतावनी गूंजी कि यह सबसे ऊंचे दर्जे का दिमागी सौदा है। अगर मुझे 5वें नोट की शक्ति चाहिए तो मुझे शियाओ शियाओ से जुड़ी हर एक याद और अपने सारे जज्बात हमेशा के लिए मिटाने होंगे। गु रोशी चिल्लाई कि जियांग हान, इसकी बातों में मत आना, यह मेरे पिता का बिछाया हुआ जाल है। तभी मेरे कानों में शियाओ शियाओ की पुरानी बातें गूंजने लगी। वह हंसते हुए मेरे लिए खाना ला रही थी, मुझे सबसे बेहतरीन हैकर बनकर दिखा रही थी और अपने नखरे दिखाकर मुझसे पैसे मांग रही थी। सामने से आवाज आई कि अगर समझदार हो तो इन बेमतलब के जज्बातों को छोड़ दो और ताकत हासिल करो। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि मैं अपनी यादें कभी नहीं बेचूंगा। मैंने अपनी पूरी ताकत झोंककर उस व्यवस्था को ही निगलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी चेतना की सारी हदें तोड़ दी। तभी दिमाग में जोरदार धमाका हुआ और सिस्टम ने ऐलान किया कि मेरी इच्छा शक्ति ने सारे बंधनों को चकनाचूर कर दिया है। मैंने अपनी एक भी याद गंवाए बिना 5वें नोट की पूरी शक्ति अपने नाम कर ली थी। मेरे हाथ में सफेद रोशनी वाला एक चमकदार यंत्र आ गया। गु रोशी ने बताया कि यह शियाओ शियाओ के पिता का बनाया हुआ संतुलन यंत्र है। यह दूसरों का वक्त निगलते समय मेरे दिमाग को पागल होने से बचाएगा। उसने सामने आसमान छूती मुख्य इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहाँ की हर शानो शौकत 13वें जिले के गरीबों के खून पसीने पर टिकी है। मेरे पिता तुम्हारी जान नहीं चाहते, बल्कि वे तुम्हारे शरीर को ऐसा बर्तन बनाना चाहते हैं जो उनकी सारी गंदगी अपने अंदर समेट ले। मैंने ऊपर की चमक दमक देखकर नफरत से कहा कि क्या यही इन रईसों की जिंदगी है? 100 साल की उम्र पाकर भी ये बिना पसीने वाले मुर्दों की तरह घूम रहे हैं। तभी सामने से एक घमंडी रईसजादा आया और गु रोशी को देखकर हंसने लगा। उसने कहा कि अरे बड़ी मालकिन, आधा महीना गायब रहकर तुम निचली बस्ती से ऐसा जंगली कचरा उठा लाई हो। उसने बदतमीजी से मुझ पर हाथ उठाना चाहा। मैंने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और बड़े प्यार से कहा कि इतनी जल्दी क्या है, बस अभी तुम्हारा हिसाब करता हूँ। गु रोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हमारे जंगली मेहमान का मिजाज थोड़ा गर्म है, जरा माफ करना। मैंने एक ही झटके में उस रईस का वक्त खींचना शुरू कर दिया। वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझे हंसी आई कि वक्त का यह झूठा नकाब उतरते ही ये बड़े लोग नाली के चूहों से भी ज्यादा डरपोक निकलते हैं। गु रोशी ने मुझसे कहा कि इन कचरों पर वक्त बर्बाद मत करो, असली दावत आ चुकी है। मैंने सामने आए रईस पहरेदार की गर्दन दबोची और कहा कि तेरा वक्त तो मेरी भूख की शुरुआत के लिए ठीक है। मैंने पलक झपकते ही उसका सारा वक्त सोख लिया और आगे बढ़ गया। उधर 13वें जिले की निचली गुफाओं में हाहाकार मचा हुआ था। खून चूसने वाले लाल टावर पूरी रफ्तार से चल रहे थे। अगर उन टावरों को नहीं तोड़ा जाता तो गुफाओं में छिपी हजारों औरतें और मासूम बच्चे पल भर में सूख कर लाश बन जाते। हमारे साथियों ने तय कर लिया कि अब आर पार की जंग होगी और वे जान पर खेलकर उस मुख्य रिले टावर को बारूद से उड़ाने निकल पड़े। इधर मुख्य टावर की सीढ़ियां चढ़ते हुए गु रोशी ने मुझे चेताया कि जियांग हान, अपनी सांसों पर काबू रखो, इतना सारा मिलावटी वक्त निकलने से तुम्हारा दिमाग भटक सकता है। मैंने सीधे कहा कि फिक्र मत करो, मुझे सब होश है। अगर ऊपर चढ़ने के लिए मुझे शैतान भी बनना पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं। तभी सामने के अंधेरे से एक भयानक परछाई बाहर आई। उसका चेहरा देखकर मेरे रुंगटे खड़े हो गए। वह किसी इंसान का चेहरा नहीं बल्कि घावों और लोहे से जुड़ा एक डरावना ढांचा था। उसने दर्द भरी आवाज में कहा कि हम दोनों उस गु तियान सिंह की प्रयोगशाला की पैदाइश हैं। मैं उस प्रयोग का पहला नाकाम शिकार था और तू सबसे कामयाब चौथा नंबर। मुझे तो मरने की भी इजाजत नहीं मिली। रोज मेरे सीने में हजारों सुइयां चुभोकर मुझे एक जिंदा हथियार बनाकर रखा गया। उसने पागल होकर दहाड़ लगाई कि या तो तुम मुझे मार दे या मैं तुझे खा जाऊं। सिर्फ जीतने वाला ही इस नरक जैसी किस्मत को खत्म कर सकता है। मैंने कहा कि अगर तू मौत ही मांग रहा है तो मैं तेरी यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। हम दोनों पूरी ताकत से टकराए। उसका एक एक घूंसा पहाड़ जैसा भारी था। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी कि इसके शरीर में बेहद घनी और खूंखार ऊर्जा भरी है और इसकी शारीरिक ताकत मेरी ताकत से पूरी 5 गुना ज्यादा है। मैंने दर्द के बीच मुस्कुराकर कहा कि 5 गुना ताकत, तब तो इसे निगलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। उधर नीचे हमारे साथी टावर के रक्षकों से भिड़ रहे थे ताकि मशीन को उड़ा सके और इधर उस पहले नंबर के राक्षस ने मुझे जोर से दीवार पर दे मारा और चिल्लाया कि तू बहुत कमजोर है। क्या इसी कमजोर बर्तन को गु तियान सिंह ने चुना था? तू तो मेरे दर्द का एक कतरा भी नहीं झेल पा रहा है। उस पहले नंबर के राक्षस ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए मुझे ललकारा, लेकिन अब रुकने का कोई मतलब नहीं था। मैंने एक पल के लिए वक्त को थामा और अपने अंदर के काले बवंडर को पूरी तरह खोल दिया। उस विशालकाय भंवर ने उसके सारे जिस्म और ताकत को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। निगलते वक्त उसकी आत्मा ने तड़प कर कहा कि अगर मुझे खाकर तुझे अपनी राह मिलती है तो यही सही, लेकिन याद रखना कि किसी को निगलने की कीमत बहुत भारी होती है। अब तुझे मरने वालों का सारा दर्द और नफरत अपने सीने पर उठानी होगी। मैंने कहा कि यह सारा हिसाब मैं उस गु तियान सिंह से चुकता करूंगा। तभी नीचे 13वें जिले में एक जोरदार धमाका हुआ। हमारे जांबाज साथियों ने जान की बाजी लगाकर उस खूनी रिले टावर को बारूद से उड़ा दिया था। हम आगे बढ़े ही थे
कि सामने का पूरा माहौल बदल गया। हवा में एक जादुई चमक फैली और दूसरे नंबर का प्रयोग एक बाजीगर के रूप में सामने आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि सपनों की इस मायावी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। उसने सामने 3 ताश के पत्ते लहराते हुए कहा कि इनमें से एक पत्ते में सू शियाओ शियाओ की रूह का टुकड़ा कैद है। अगर सही चुना तो वह तुम्हारी, लेकिन अगर गलत चुना या ताकत दिखाई तो उसकी जान की उल्टी गिनती दोगुनी तेज हो जाएगी। गु रोशी ने फुसफुसाकर कहा कि यह दिमागी मायाजाल का उस्ताद है। इस पर मुक्कों और हथियारों का कोई असर नहीं होगा। यह इसका इलाका है और इसे तोड़ने के लिए हमें सच की आंख चाहिए। उधर नीचे रिले टावर के उड़ते ही हमारे नन्हे हैकर साथी को इस मायाजाल की एक बहुत बड़ी कमजोरी हाथ लग गई। उसने जान हथेली पर रखकर कहा कि शियाओ शियाओ दीदी ने एक गुप्त कोड छोड़ा था। उसने अपना पूरा दिमाग दांव पर लगाया और चिल्लाया कि कीबोर्ड पर मरना किसी हैकर के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उस छोटे साथी ने एक ही झटके में मायाजाल की बिजली काट दी। सारा धुआं और भ्रमपलक झपकते ही गायब हो गया और असली दुनिया सामने आ गई। वह बाजीगर हक्का बक्का रह गया कि निचली बस्ती के मामूली कीड़ों ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। मैंने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और कहा कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। उस बाजीगर को धूल चटाने के बाद हम जैसे ही अगले तल पर पहुंचे, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गु तियानक्सिंग ने इस गगनचुंबी इमारत के अंदर एक भयानक बगीचा बना रखा था। वहां हवा में ऐसी सड़ांध भरी थी जैसे 10,000 सड़े हुए फूल एक साथ महक रहे हों। गु रोशी ने कांपते हुए कहा कि संभल कर रहना, इन पौधों के अंदर इंसानों की तरह दिल धड़क रहे हैं। किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तभी झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी खौफनाक हंसी गूंजी। सामने एक बौना माली खड़ा था। वह दांत दिखाकर बोला कि बड़ा भाई कितना गुस्सैल है। मेरे ये प्यारे फूल दर्द से बहुत डरते हैं। उसने ताली बजाते हुए कहा कि मैं तीसरे नोड का माली हूँ और तुम दोनों को मेरे फूलों की खाद बनने का इनाम मिलेगा। मैंने गु रोशी को अपने पीछे छुपाया, लेकिन तभी वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह माली हंसते हुए बोला कि इस हवा में घुला पराग मेरा खास जहर है जो वक्त की ताकत इस्तेमाल करने वालों की नसों को जमा देता है। जितना जोर लगाओगे जहर उतनी तेजी से फैलेगा और 5 मिनट के अंदर यह सुंदर लड़की पिघलकर फूलों की चाशनी बन जाएगी। मैंने गुस्से में दहाड़ कर पूछा कि इसका तोड़ कहाँ है। वह सीने पर हाथ मारकर बोला कि तोड़ मेरे दिल के अंदर है। हिम्मत है तो इस खूनी जंगल को चीर कर निकाल लो। उधर नीचे 13वें जिले में लोहे के शिकारी कुत्तों ने हमारे साथियों को घेर लिया था। चाचा लिन ने चिल्लाकर कहा कि छोटे आदाई को पानी के रास्ते निकालो और बाकी सब मेरे साथ यहीं रुक कर रास्ता रोको। साथियों ने कहा कि यह तो सीधे मौत के मुंह में जाना है, लेकिन चाचा लिन ने गर्ज कर कहा कि पूरी जिंदगी जानवरों की तरह जीजिए, कम से कम आज तो इंसान बनकर मरेंगे। अगर इन लोहे के कुत्तों ने आदाई को पकड़ लिया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जिंदगी भर बैटरियां बनकर रह जाएंगी। उन्होंने अपनी बंदूकें तानते हुए ललकारा कि उस जालिम गु तियानक्सिंग को दिखा दो कि 13वें जिले के लोगों की हड्डियां लोहे से भी ज्यादा मजबूत हैं। इधर मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे थे और गु रोशी की सांसें उखड़ने लगी थी। उस माली ने चिल्लाकर कहा कि मैं कुदरत हूँ। मैंने कहा कि खून चूसने वाले इन कीड़ों को तू जिंदगी कहता है। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी सोखने की ताकत को उल्टी दिशा में पूरी रफ्तार से चालू कर दिया। मैंने उस माली की गर्दन पकड़कर अपनी पूरी नफरत और गुस्से की आग उसमें उंडेल दी। सिस्टम ने तुरंत जलाने का आदेश पक्का किया और मेरी ऊर्जा दहती हुई लाल लपटों में बदल गई। एक ही पल में वह पूरा खूनी जंगल और वह माली जलकर राख का ढेर बन गए। उसके सीने से निकला हुआ असली तोड़ मैंने तुरंत गु रोशी के मुंह में डाल दिया और उसे निगलने को कहा। होश में आते ही उसने मुस्कुराकर कहा कि तुमने तो सब कुछ जलाकर राख कर दिया, अब तुम्हारे लिए फूल कौन उगाएगा। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा कि मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा जिंदा रहना चाहिए। मुझे सच में लगा था कि आज मैं तुम्हें खो दूंगा। उसने मुझे कस कर थाम लिया और बोली कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम कभी भी वक्त के इस काले दलदल में नहीं खोओगे। उधर नीचे 13वें जिले में हमारे साथियों को एक नया मददगार मिला जो 0 नंबर का सबसे पहला भूला बिसरा प्रयोग था। उसने हमारे लोगों को एक ऐसा खौफनाक सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने खुलासा किया कि गु तियानक्सिंग सिर्फ वक्त की चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि उसने पूरे 13वें जिले को एक भयानक भट्ठी बना रखा था। वह अपनी मरी हुई पत्नी को दोबारा जिंदा करने के लिए लाखों इंसानों की बलि दे रहा था और ऊपर लड़ रहा मैं यानी जियांग हान उस बलि की आखिरी दवा था। उस 0 नंबर वाले ने हमारे साथियों को शहर के मुख्य लाउडस्पीकर स्टेशन की तरफ ले जाने का फैसला किया ताकि पूरी दुनिया को यह सच सुनाया जा सके। इधर टावर के अगले कमरे में कदम रखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने कांच के सैकड़ों जार रखे थे और हर जार के अंदर मेरा ही चेहरा तैर रहा था। मैं कांप उठा। मेरे मुंह से बेबसी में निकला कि मैं कौन हूँ, आखिर मैं सच में कौन हूँ। गु रोशी ने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामा और मेरी आंखों में देखकर कहा कि तुम वही जियांग हान हो। ये जार में बंद सिर्फ बिना जान के मांस के टुकड़े हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम मेरे लिए गुस्सा होते हो, शियाओ शियाओ के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हो और 13वें जिले के अनजान लोगों के दर्द पर तुम्हारे आंसू बहते हैं। किसी मशीन का दिल कभी ऐसे नहीं धड़कता और नकल के अंदर कभी रूह नहीं होती। तुम पूरी दुनिया में सिर्फ एक और सच्चे इंसान हो। गु रोशी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम सबसे अलग इसलिए हो क्योंकि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे और तुमने प्यार करना
करना सीखा। उसकी इस बात ने मेरे सीने में नई आग भर दी। मैंने कहा कि अगर मैं उस गूतियांग सिंह की बनाई सबसे बड़ी भूल था तो अब मैं ही उसकी जिंदगी खत्म करने वाली आखिरी गलती बनूंगा। हम जैसे ही अंतिम दरवाजे की तरफ बढ़े, सामने एक विशालकाय बख्तरबंद पहरेदार आ खड़ा हुआ। उसने मुझे चौथा नंबर कहकर चेतावनी दी कि पीछे हट जाओ, आगे भगवान का इलाका है जहाँ इंसानों का आना मना है। मैंने हंसकर कहा कि भगवान नहीं, वह तो छत पर छिपा बैठा एक बूढ़ा पागल है, रास्ते से हट जा वरना यही दफन हो जाएगा। उसने अपनी भारी तलवार उठाते हुए कहा कि तूने अपनी मौत खुद चुनी है। गुरु ऋषि ने तुरंत चिल्लाकर बताया कि इसका पूरा कवच वक्त को बेसर करने वाले लोहे का बना है, इस पर ऊर्जा का वार काम नहीं करेगा, इसके जोड़ों पर हमला करो। उस पहरेदार ने घमंड में कहा कि मेरी इस ताकत के आगे तेरी सारी चालाकियां बेकार हैं। कवच इतना कड़ा था कि उस पर सीधे वार करना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन तभी मुझे एक तरकीब सूझी। मैंने अपनी पूरी रफ्तार झोंककर उसे जमीन से उठाकर हवा में उछाल दिया। मैंने हंसते हुए कहा कि जमीन छूते ही तेरा यह भारी कवच तेरे लिए ही लोहे का ताबूत बन जाएगा। हवा में बेबस होते ही मैंने सिस्टम की पूरी ताकत उसके जोड़ों में झोंक दी और उसे पूरी तरह निचोड़कर जमीन पर पटक दिया। दरवाजा खुला और हम सीधे मुख्य कमरे में पहुंच गए। वहां सफेद सूट में गूतियांग सिंह बड़े आराम से खड़ा था। उसने कहा कि तुम लोग मेरे अंदाजे से 3 मिनट देर से आए हो, लगता है मेरे उस जिद्दी सिपाही ने तुम्हारा काफी वक्त लिया। मैंने दहाड़ते हुए कहा कि तुम्हारे सारे पालतू कुत्ते मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसने कमरे के बीच में बर्फ की तरह जमी एक औरत की तरफ इशारा किया और कहा कि यहाँ वक्त रुका हुआ है, यहाँ कोई मौत नहीं बल्कि सिर्फ अमरता है। उसने बताया कि यह औरत बायजो है जिसने इस दुनिया में वक्त की पूरी तकनीक शुरू की थी। इसे दोबारा जगाने के लिए उसने पूरे 100 साल तक इंतजार किया और मेरे जैसे अनगिनत इंसानों को बैटरियों की तरह इस्तेमाल किया। गुरु ऋषि ने चीख कर कहा कि जियांग हान, इसकी मीठी बातों में मत आना, यह औरत 100 साल पहले ही मर चुकी है। यह तुम्हें और खुद को भी खत्म करके अपनी पत्नी की चेतना दोबारा बनाना चाहता है। गूतियांग सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा कि जियांग हान, क्या तुम्हें एक परिवार की चाहत नहीं है? अपना पूरा वक्त मुझे सौंप दो, फिर हम तीनों हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मैंने नफरत से थूकते हुए कहा कि मेरा परिवार निचली बस्ती में है, मेरा परिवार उस टपकती छत वाले कमरे में है और शियाओ के हाथों से मिले उस सूखे निवाले में है। मैंने चिल्लाकर कहा कि गूतियांग सिंह, तू सिर्फ इंसानी खाल पहने एक खूंखार भेड़िया है जो मुर्दों की दुनिया में जी रहा है। आज मैं तेरे इस अमरता के घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। उधर नीचे शहर के लाउड स्पीकरों पर चाचालिन की आवाज गूंज उठी। उन्होंने पूरी बस्ती को ललकारा कि ऊपर की खूनी दीवार टूट चुकी है और खून चूसने वाला पिंजरा चटक गया है। जो कोई भी अपने बच्चों को बैटरी बनने से बचाना चाहता है वह हथियार उठा ले और इन जालिमों को अपने दांतों से नोच डाले। इधर मैंने पूरी ताकत से गूतियांग सिंह पर हमला किया, लेकिन जैसे ही मेरा मुक्का उसके चेहरे के करीब पहुंचा वह पल हवा में गायब हो गया। उसने वक्त की कैंची चलाकर मेरे हमले के उस हिस्से को ही इतिहास से काट दिया था। वह घमंड में मुस्कुराया और बोला कि इस कमरे का निर्देशक मैं हूँ, तुम सब सिर्फ री के टुकड़े हो। जो हिस्सा मुझे पसंद नहीं आएगा मैं उसे काट कर फेंक दूंगा। उसने गुरु ऋषि की तरफ हाथ घुमाया और उसे वक्त के एक भयानक चक्रव्यूह में कैद कर दिया। उसने कहा कि जब तक तुम अपनी माँ की मौत का सबसे दर्दनाक दिन बार बार देखकर सिर झुकाना नहीं सीख जाती तब तक इसी तड़प में रहो। गुरु ऋषि बेबस होकर अपनी माँ की चीखों के बीच घिर गई। अब उस कमरे में सिर्फ मैं और वह राक्षस बचे थे। मैंने दोबारा उस पर पूरी ताकत से वार किए, लेकिन वह मेरे हर हमले को हवा में उड़ा रहा था। उसने हंसते हुए कहा कि तुम सिर्फ एक जंगली जानवर की तरह हाथ पैर मार रहे हो, मेरे पास वक्त का अथाह समंदर है और तुम्हारी सोखने की एक सीमा है। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की लाल चेतावनी चमकी कि शरीर 85% तक टूट चुका है, ऊर्जा खत्म होने वाली है और तुरंत पीछे हटना ही एक रास्ता है। मैंने अपने खून से लथपथ दांत भींचते हुए कहा कि पीछे हटने का ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आता। मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर झपट्टा मारा और आखिरकार उसका सीना दबोच लिया। वह हंसते हुए बोला कि बेवकूफ लड़के, मैं वक्त का समंदर हूँ, तू एक लोटे से समंदर को कैसे सुखाएगा। उधर नीचे हमारे साथी टावर के मुख्य कोर को उड़ाने के लिए खुद को तोपों के आगे झोंक रहे थे ताकि मुझे 2 मिनट की मोहलत मिल सके। नीचे 13वें जिले में हमारे साथी ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए कहा कि मैं 40 साल जी चुका हूँ और अगर मेरी कुर्बानी से ये बच्चे असली सूरज देख पाएं तो यह सौदा घाटे का नहीं है। जब नीचे हर कोई अपनों के लिए जान दे रहा था तो मैं भला कैसे हार मान सकता था। गूतियांग सिंह ने चिल्लाकर कहा कि अब तेरा खेल खत्म, मैं तेरी रीढ़ की हड्डी तोड़कर वह सारा वक्त बाहर निकाल लूंगा। उसने जैसे ही मुझ पर जानलेवा वार किया मेरा शरीर चूर चूर हो गया। अचानक मेरी चेतना एक शांत सफेद दुनिया में पहुंच गई। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। मैंने पूछा कि क्या मैं मर चुका हूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी नहीं, तुम्हारा जिस्म टूट चुका था इसलिए तुम्हारी रूह इस सुरक्षित दायरे में आ गई है। मैंने पूछा कि आप असल में कौन हैं? उन्होंने एक हैरान कर देने वाला सच बताया। उन्होंने कहा कि मैं गूतियांग सिंह के अंदर की वह बची हुई अच्छाई और इंसानियत हूँ जिसे उसने पूरी तरह पागल होने से पहले अपनी आत्मा से काटकर नाली में फेंक दिया था। उन्होंने समझाया कि तुम्हारे अंदर की शक्ति सिर्फ दूसरों का
वक्त छीनने वाली कोई काली बला नहीं है, बल्कि वह रोशी की माँ की छोड़ी हुई एक पवित्र किरण है। उसका असली रूप अंधेरा नहीं बल्कि सूरज की तरह रोशनी फैलाना और सबको गले लगाना है। गू तियानक्सिंग डर और जुल्म से राज करना चाहता है, लेकिन तुम्हें हर दिल की धड़कन से जुड़कर इस दुनिया को आजाद कराना होगा। उसी पल मेरी चेतना जाग उठी और मेरे पूरे जिस्म में असीम ऊर्जा दौड़ गई। मेरे बाल पूरी तरह सफेद हो गए और मेरी आंखों में सोने जैसी चमक आ गई। जैसे ही मैं दोबारा उस कमरे में खड़ा हुआ, गू तियानक्सिंग ने फिर से वक्त की कैंची चलाई। मैंने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और मुस्कुराकर कहा कि तुमने कहा था ना कि तुम इस खेल के निर्देशक हो, पर अब इस कहानी का नया पन्ना मेरे हाथ में है। तुम्हारी यह कैंची अब मुझ पर नहीं चलेगी। वह घबराकर पीछे हटा और चिल्लाया कि यह नामुमकिन है, मैं वक्त का भगवान हूँ। मैंने कहा कि तू सिर्फ वक्त के बहने पर इतराता है, लेकिन मैं जिंदगी के वजूद को संभालता हूँ। मैंने एक ही झटके में उस खौफनाक चक्रव्यूह को तोड़कर गू रोशी को आजाद कर लिया। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा कि अपनी माँ की मौत का बोझ दिल से निकाल दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उसने मेरे सफेद बाल और बदली हुई ताकत देखकर हैरान होकर पूछा कि यह क्या हुआ। मैंने कहा कि उस भले बुजुर्ग ने मुझे असली ताकत का रास्ता दिखा दिया है। गू तियानक्सिंग पागल होकर अपनी पूरी जान फूंकने लगा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि वह पूरी दुनिया के मूल वक्त को अपने अंदर खींच रहा है और अगर उसने यह कर लिया तो वह पूरे जहान को मिटाकर दोबारा शुरू कर देगा। मैंने गू रोशी की आंखों में देखा और पूछा कि क्या अभी भी लड़ने की हिम्मत बची है। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं किसी से नहीं डरती। मैंने कहा कि तो फिर चलो मिलकर इस झूठे भगवान को हमेशा के लिए विदा करते हैं। गू तियानक्सिंग अपनी पूरी ताकत से वक्त के उस भयानक बवंडर को समेट रहा था और चिल्ला रहा था कि मेरे अंदर समा जाओ। मैंने गू रोशी से कहा कि मुझे रास्ता दो, मुझे इसकी डोर को उस माँ के शरीर से काटना होगा। गू रोशी ने अपनी पूरी ताकत से पहरा दिया और मैंने अपनी अंतिम शक्ति का भाला सीधे उस जोड़ पर दे मारा। मैंने चिल्लाकर कहा कि उस औरत के वजूद से अपने गंदे हाथ हटा। मेरी शक्ति का असर 100% पर पहुंचते ही मैंने एक ही झटके में उसके जिस्म से सारा चुराया हुआ वक्त खींच लिया। गू तियानक्सिंग तड़पते हुए अपनी पत्नी के साये की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रो पड़ा कि मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। गू रोशी ने नम आंखों से कहा कि प्यार किसी को बांध कर रखने का नाम नहीं बल्कि अपनों की खुशी में आजाद करने का नाम है। उस झूठे भगवान के मिटते ही पूरी इमारत हिलने लगी। चेतावनी गुंज उठी कि हवा में तैरता हुआ वह विशाल शहर अब जमीन पर गिरने वाला है। गू तियानक्सिंग के मरने के बाद उसके सीने से निकला हुआ वह खजाना मेरे सामने था, जिसमें 100 सालों से चुराया गया अरबों का वक्त चमक रहा था। अगर मैं उसे निकल लेता तो मैं इस नई दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बन सकता था। गू रोशी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम यह करोगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान बनने में बहुत सिरदर्द है और यह वक्त मेरा नहीं है। मैंने वह सारी नीली रोशनी आसमान में बिखेर दी। पूरे शहर के ऊपर वक्त की नीली बारिश होने लगी। निचली बस्ती के लोग खुशी से रोने लगे कि वे अब नहीं मरेंगे और अपने बच्चों को बड़ा होते देख सकेंगे। उस असीम शक्ति को छोड़ते ही मेरा सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरी सोखने की ताकत खत्म हो चुकी थी। अब मैं एक आम इंसान बन चुका था जो बीमार भी पड़ सकता था और बूढ़ा भी होगा। मुझे यह सोचकर बहुत सुकून मिला, लेकिन एक हफ्ता बीतते ही लोगों का प्यार लालच में बदल गया। शहर गिरने की वजह से खाने पीने का सारा इंतजाम ठप हो गया था। लोग रोटी के एक एक टुकड़े के लिए आपस में लड़ने लगे। एक आदमी चिल्लाने लगा कि मुझे सिर्फ एक रोटी क्यों मिल रही है, मेरे पास 500 साल की जिंदगी है और मैं रईस हूँ। अगर मांस नहीं है तो इस बेकसूर लड़की को उठा ले जाओ। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ मरोड़ते हुए कहा कि इसे छोड़ दो। वे सब मेरा मजाक उड़ाने लगे कि अरे देखो, यह तो वही मसीहा है जिसकी ताकत अब खत्म हो चुकी है। वे ताना मारने लगे कि तुमने उस बड़े शहर को गिरा दिया। पहले भले जिंदगी छोटी थी पर खाने को सिंथेटिक मांस तो मिलता था। गू रोशी ने गुस्से में डांट लगाई कि अगर जियांग हान न होता तो तुम सब कब के कब्र में खाद बन चुके होते। लेकिन उन लालचियों ने हथियार निकाल लिए और चिल्लाने लगे कि यह लड़का अब बेकार हो चुका है, इसे पकड़ो और इससे सारा छिपा हुआ राशन उगलवाओ। मैंने मन ही मन सिस्टम को आवाज दी, लेकिन अंदर सिर्फ सन्नाटा था। भीड़ जैसे ही मेरी तरफ बढ़ी तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजी कि इस पर हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। चाचा लिन हाथ में भारी हथियार लिए सामने आ खड़े हुए। गुंडों का सरदार चिल्लाया कि तुम इस बेकार लड़के को क्यों बचा रहे हो, अब यहाँ कोई कानून नहीं है, मेरी बंदूक की गोली ही असली कानून है। मैंने भारी मन से कहा कि चाचा लिन, लगता है मसीहा बनना इतना आसान नहीं है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि तुमने इन्हें जिंदगी दी और अब ये तुम्हारी जान मांग रहे हैं। 13वें जिले में दर्जनों गिरोह अपनी धौंस जमाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ के लोगों का जमीर मर चुका है और हमें तुरंत यह जगह छोड़नी होगी। गू रोशी ने मेरा हाथ थामकर कहा कि शहर भले ही ढह चुका हो, लेकिन ऊपर के कुछ इलाके अभी भी बचे हैं जहाँ सुकून से जिया जा सकता है। वह उदास होकर बोली कि मैं तुम्हें इन एहसान फरामोश भेड़ियों के लिए अपना खून बहाते नहीं देख सकती। तभी आसमान से लोहे की खूंखार पोशाकों में कुछ अजनबी उतरे। उनकी पोशाक से डिजिटल आवाज आई कि चौथा प्रयोग मिल चुका है, इसका सिस्टम सो चुका है और इसे कब्जे में लेने का हुक्म दिया गया है। मैंने हैरानी से पूछा कि तुम लोग कौन हो। उनके कमांडर ने हंसकर कहा
कि 13वें जिले का प्रयोग अब खत्म हो चुका है। तुम लोग गुतियांग सिंह को भगवान समझते थे, लेकिन वह हमारी प्रयोगशाला का सिर्फ एक मामूली चौकीदार था। अब जब वह चौकीदार पागल होकर मर गया तो हम इस पूरे इलाके की बत्ती गुल करके सारे नमूनों को वापस ले जा रहे हैं। तभी संचार में शियाओ शियाओ ने भयानक गड़बड़ी फैलाकर उनकी नजरों को भटका दिया। उसने दीवार के पार की बात कही। गुरु ओशी ने बताया कि उसके पिता की खुफिया फाइलों में लिखा था कि यह पूरा 13वां जिला दुनिया नहीं बल्कि एक बंद पिंजरा है, जिसके बाहर एक अलग ही वीराना फैला हुआ है। शिकारियों ने हमें घेरते हुए कहा कि चुपचाप हमारे साथ चलो, यही तुम्हारी भलाई है। लेकिन गुलाम बनने से अच्छा मुझे मौत मंजूर थी। सामने हवा में एक टूटता हुआ अंतरिक्ष का रास्ता खुल रहा था। गुरु ओशी ने डरते हुए कहा कि उस दरार में कूदने से जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं। मैंने पूछा कि क्या मेरे साथ नरक में कूदने की हिम्मत है। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि तुम जहां जाओगे मैं वहीं जाऊंगी। हम दोनों ने आंखें मूंद कर उस दरार में छलांग लगा दी। जब आंखें खुली तो हम दीवार के पार एक वीरान बंजर जमीन पर पड़े थे। तभी वहां घूम रहे कुछ जंगली लुटेरों की नजर हम पर पड़ी। वे हथियार लहराते हुए हंसने लगे कि आज तो दीवार के अंदर से 2 बढ़िया शिकार टपक पड़े हैं, इन्हें बेचकर भारी माल मिलेगा। उनके सरदार ने एक भारी बंदूक मेरे सीने पर तान दी। सिस्टम के बिना मेरे पास कोई फौलादी ढाल नहीं थी और मैं उस गोली का वार नहीं झेल सकता था। लेकिन तभी गुरु ओशी आगे आ गई। उसने लुटेरे की बंदूक की तरफ देखकर कहा कि तुम्हारी इस बंदूक का इंजन फटने की कगार पर है। अगर तुमने एक भी गोली चलाई तो धमाके में हम सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। लुटेरा झल्लाकर बोला कि तू क्या जाने। गुरु ओशी ने गर्व से सिर उठाकर कहा कि मैं गुतियांग सिंह की बेटी हूँ। गुरु ओशी ने तरेर कर देखा और बोली कि तुम्हारी इस गाड़ी के इंजन का नक्शा 6 साल की उम्र में मेरा खिलौना हुआ करता था। उसने सीधे खराबी पकड़ते हुए कहा कि बाईं तरफ का वाल्व हमेशा हवा छोड़ता है क्योंकि ठंडा करने वाला पाइप जाम है। अगर जिंदा रहना है तो यह बंदूक नीचे करो। लुटेरों का सरदार जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि कलेजा तो है तुम दोनों में। बंजर जमीन पर तकनीक जानने वाले लोग सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। उसने हमें गाड़ी में बैठने का इशारा किया और बोला कि चलो तुम्हें असली नरक की सैर कराते हैं। उधर 13वें जिले में ऊपर वालों ने नया कहर ढाना शुरू कर दिया था। सारा संपर्क कट चुका था और उन्होंने पूरी बस्ती में जहरीली गैस छोड़ दी थी ताकि सब कुछ चूहों की तरह दम घूंट कर मार सकें और पूरे इलाके को दोबारा शुरू कर सके। लेकिन चाचा लिन और हमारे साथियों ने झुकने से मना कर दिया और अपनी जान हथेली पर रखकर गैस छोड़ने वाले टावर को उड़ाने निकल पड़े। इधर लुटेरों के अड्डे पर पहुंचते ही उनके बड़े सरदार ने हमें घूरा। उसने कहा कि लड़की दिमाग वाली है और लड़का लड़ने में तेज दिखता है, दोनों दीवार के अंदर से आए हैं। मैंने सीधे कहा कि हमें सिर्फ सिर छुपाने की जगह चाहिए, बदले में हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। सरदार ने हंसते हुए फैसला सुनाया कि लड़की यही रहकर मशीनों और टावर की मरम्मत करेगी और लड़के को सीधे खूनी जानवरों के अखाड़े में फेंका जाएगा। अगर जीता तो खाना मिलेगा और अगर हारा तो जानवरों की खुराक बनेगा। गुरु ओशी ने मेरा हाथ दबाकर कहा कि मशीनों को ठीक करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम अखाड़े में संभल कर रहना क्योंकि यहाँ के जानवर बहुत ज्यादा खूंखार और जहरीले हैं। अखाड़े में उतरते ही एक विशालकाय दरिंदा मेरी तरफ लपका। उसकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा सख्त थी। मेरे पास वक्त सोखने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं उसकी ढाल नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और उसके नाजुक अंगों पर ऐसा सटीक वार किया कि वह चीखता हुआ वहीं ढेर हो गया। मैंने ललकारा कि अगले को भेजो। उधर गुरु ओशी ने पलक झपकते ही उनकी बिगड़ी हुई मशीनें दुरुस्त कर दी। सरदार हैरान रह गया। गुरु ओशी ने उससे पूछा कि यहाँ से विश्व वृक्ष का मुख्य ठिकाना कितनी दूर है। सरदार ने डरते हुए कहा कि उस जगह का नाम भी मत लो, वहाँ भगवान जैसे ताकतवर लोग रहते हैं और जो भी उधर जाता है शिकारी उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तभी अखाड़े के नीचे जमीन से भयानक काली ऊर्जा फूट पड़ी। अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की बंद आवाज दोबारा गूंजी। सिस्टम ने चेतावनी दी कि जमीन के नीचे बेहद खतरनाक और जानलेवा विकिरण वाली ऊर्जा बह रही है। क्या इसे जबरदस्ती अपने अंदर सोखना है? मैंने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे हुक्म दिया कि सोख लो, चाहे जो भी हो। मुझे हर हाल में अपनी ताकत वापस चाहिए। जमीन के नीचे बहते उस जहरीले विकिरण को सोखते ही मेरे दिमाग में सन्नाटा टूट गया। सिस्टम फिर से जिंदा हो चुका था। उसने ऐलान किया कि बंजर जमीन के हिसाब से मेरी ताकत बदल चुकी है और अब मुझे किसी भी चीज को कला देने वाला खौफनाक हुनर मिल गया था। मैंने मुस्कुराकर सोचा कि चलो, जैसा देश वैसा भेस। तभी आसमान से सफेद पोशाक में एक शिकारी बिजली की तेजी से नीचे उतरा। उसने आते ही घोषणा की कि 4 नंबर के नमूने की ऊर्जा मिल चुकी है और अब यहाँ की सफाई शुरू होगी। लुटेरों का सरदार अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा कि यह मेरा इलाका है, लेकिन उस शिकारी ने पलक झपकते ही उसकी गर्दन उड़ा दी और ठंडे लहजे में कहा कि बेकार लोग सिर्फ मरने के लिए होते हैं। वह शिकारी मेरी तरफ घुमा और बोला कि तुम बचकर नहीं भाग सकते, तुम्हारे अंदर का राज हमारे संगठन को चाहिए। गुरु ओशी तुरंत मेरे आगे आकर खड़ी हो गई। शिकारी ने मेरी ऊर्जा को देखकर नाक बहुत सिकोड़ी और कहा कि तुमने इस बंजर जमीन का घटिया और जहरीला कचरा अपने अंदर सोख लिया है। कितनी गिरी हुई ताकत है तुम्हारी। मैंने हंसकर कहा कि ताकत कैसी भी हो, अगर काम आ जाए तो वही सबसे बेहतरीन होती है। वह भयानक रफ्तार से मुझ पर झपटा और मेरी गलने वाली ताकत को चकमा देते हुए
बोला कि तुम्हारी रफ्तार बहुत सुस्त है, हार मान लो, इस पूरी दुनिया का मिटना तय है। उसने कहा कि अपनी सारी यादों और दर्दों को भूल जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैंने गरजते हुए कहा कि दर्द मेरा मेडल है, अगर दर्द भूल गया तो मेरी पूरी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। मैंने जान की बाजी लगाकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जकड़ लिया। उसने घबराकर मुझे पागल कहा। मैंने कहा कि तू ही कह रहा था ना कि मेरी ताकत घटिया है, अब देख। सिस्टम ने तुरंत शिकारी के सीने में लगे शुद्ध कोर को पहचान लिया। मैंने अपना पूरा बवंडर खोल दिया और देखते ही देखते उसके कोर की 1000 यूनिट ऊर्जा अपने अंदर खींच ली। वह तड़प कर राख बन गया। मैंने गुरुओशी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो, अब उस विश्व वृक्ष को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। हम आगे बढ़े ही थे कि पुरानी दुनिया के एक कंप्यूटर केंद्र से मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह शियाओ शियाओ का मदद मांगने वाला संदेश था। अचानक हवा में नीली रोशनी चमकी और शियाओ शियाओ सामने आ गए। वह हांफते हुए बोली कि तोपों के आगे अपनी जान बचाने के लिए मुझे खुद को इंटरनेट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वापस जुड़ पाई हूँ। मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा कि दीवार के अंदर 13वें जिले का क्या हाल है। उसने रोनी सूरत बनाकर कहा कि हालत बहुत खराब है। चाचा लिन ने उस जहरीली गैस वाले टावर को तोड़ा दिया, लेकिन विश्व वृक्ष के आकाओं ने अपनी दूसरी योजना चालू कर दी है और वे पूरे जिले को हमेशा के लिए मिटाने वाले हैं। शियाओ शियाओ ने बताया कि जालिमों ने 13वें जिले की जमीन के नीचे महाधमाका करने वाला एक खौफनाक बम गाड़ रखा है। जैसे ही वे सारे जिंदा नमूने उठा लेंगे, वे उस पूरी बस्ती को मलबे का ढेर बना देंगे ताकि उनका कोई सबूत न बचे। मैंने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा कि क्या उस पूरे इलाके को मिटाने से पहले उन्होंने मुझसे पूछा है। उधर 13वें जिले में हमारे नन्हे साथी ने खुशी से चीख कर कहा कि चाचा लिन, मुझे दीवार के बाहर से शियाओ शियाओ दीदी का सिग्नल मिल गया है। चाचा लिन ने चौंक कर पूछा कि क्या जियान हान अभी भी जिंदा है। उसने बताया कि वह न सिर्फ जिंदा है, बल्कि दीदी ने विश्व वृक्ष के मुख्य सर्वर का गुप्त ठिकाना भी भेज दिया है। अगर उसे तबाह कर दिया जाए तो हमारे जिले का आत्मघाती धमाका हमेशा के लिए रुक जाएगा। चाचा लिन का हौसला बढ़ गया और उन्होंने गरजते हुए अपने साथियों से कहा कि सुन लो, हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। ऊपर हमारे शेर उनके घर की ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं। हमें नीचे ऐसी आग लगानी है कि उनके आकाओं के होश उड़ जाएं और उनका पूरा ध्यान भटक जाए। इधर शियाओ शियाओ ने उपग्रह से चुराया हुआ नक्शा हमारे सामने खोल दिया। उसने बताया कि 13वां जिला कोई शहर नहीं, बल्कि उस 100 साल पुराने विश्व वृक्ष नाम के संगठन का 13 नंबर वाला बाड़ा था। वे ऊंची दीवारें खड़ी करके इंसानों को जानवरों की तरह पालते थे और उनकी जिंदगी और दिमाग को निचोड़कर अपने बड़े रईसों को अमर बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने बताया कि उनका मुख्य ठिकाना जमीन पर नहीं, बल्कि बादलों के ऊपर तैरते हुए एक विशालकाय द्वीप पर है, जहां दुनिया भर से चुराया गया सारा वक्त जमा होता है। मैंने पूछा कि उस आसमान में तैरते द्वीप तक कैसे पहुंचा जाए। शियाओ शियाओ मुस्कुराकर बोली कि आमतौर पर तो यह नामुमकिन था, लेकिन जियांग हान के अंदर जो जहरीली विकिरण सूखने की नई ताकत आई है, वह उनकी ऊर्जा की ढाल की सबसे बड़ी दुश्मन है। बस तुम्हें उसके करीब पहुंचना है और तुम उस सुरक्षा घेरे को फाड़ दोगे। मैंने कहा कि तब तो मामला बिल्कुल साफ है, सीधे ऊपर चढ़ाई करते हैं। लेकिन तभी गुरुओशी ने मेरा हाथ पकड़कर रुका। उसने आगाह किया कि उस तैरते द्वीप पर कोई मामूली सिपाही नहीं, बल्कि उनके 12 सबसे खूंखार दूत पहरा दे रहे हैं और उनमें से हर एक की ताकत उस मारे गए शिकारी से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मैंने मन ही मन सोचा कि 12 शिकारी यानी लड़ाई अब और भी बड़ी होने वाली थी। मैंने हंसते हुए कहा कि बहुत सही, मेरे अंदर का सिस्टम कब से भूखा बैठा था। सामने से 2 खूंखार दूत बिजली की रफ्तार से झपटे। मैंने शियाओ शियाओ को इशारा किया कि वह गुरुओशी को संभाले और इन दोनों को मुझ पर छोड़ दे। उन दोनों की ताकत गजब की थी, लेकिन उनकी चालें बहुत बंधी हुई थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से उन पर धावा बोल दिया। तभी सिस्टम ने लाल चेतावनी दी कि शरीर में विकिरण की मात्रा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और तुरंत सोखना बंद करना होगा। लेकिन मेरे सिर पर खून सवार था। मुझे लग रहा था कि यह ताकत अभी भी कम है। मैं पागल होकर चिल्लाने लगा कि और वक्त चाहिए। तभी गुरुओशी ने तेजी से आगे आकर मेरा चेहरा थाम लिया। उसने डांटते हुए कहा कि बेवकूफ लड़के, तुम्हें हर चीज निकलने की ताकत राजा बनने के लिए मिली है, कोई जंगली जानवर बनने के लिए नहीं। ताकत पर हुकूमत करना सीखो, ताकत को खुद पर हावी मत होने दो। उसकी आवाज सुनते ही मेरे अंदर का अंधेरा छंट गया। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मैं वही जियांग हान हूँ। सामने उस तैरते द्वीप का मुख्य दरवाजा था, जिसकी ऊर्जा की दीवार पुराने शहर से 100 गुना ज्यादा मजबूत थी। मैंने अपनी संतुलित ताकत का ऐसा प्रहार किया कि वह फौलादी ढाल एक झटके में फट गई और दरवाजा खुल गया। अंदर कदम रखते ही स्क्रीन पर उस संगठन के 3 सबसे बड़े मालिकों के चेहरे चमके। मैंने सीधे ललकारा कि बकवास बंद करो और 13वें जिले को उड़ाने वाला बम फौरन रुको। वे घमंड में बोले कि उस बेकार बाड़े को मिटाना नए भगवान के स्वागत के लिए जरूरी है। उन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने का लालच दिया। मैंने नफरत से कहा कि तुम्हारे साथ मिलकर इंसानों का खून चूसूं। मैंने पूछा कि तुम्हारा वह नया भगवान आखिर है क्या? वे हंसकर बोले कि वह इंसान के विकास की सबसे ऊंची मंजिल है जो मुख्य कक्ष के अंदर बैठा है। अगर तुम वहां तक जिंदा पहुंच गए तो हम तुमसे बात करने की सोचेंगे। हम तुरंत आगे बढ़े
रहे। अंतिम मुख्य कक्ष के दरवाजे पर एक खास ताला लगा था जो सिर्फ बड़े मालिकों के खून और पहचान से ही खुल सकता था। मैंने मुक्का तानते हुए कहा कि चाबी नहीं है तो मैं इसे तोड़ दूंगा, लेकिन गुरु ऋषि ने चुपचाप अपना हाथ स्कैनर पर रख दिया। दरवाजे की मशीन तुरंत झुक गई और आवाज आई कि बड़ी मालकिन ऋषि, आपका स्वागत है। श्याओ श्याओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि दीदी, आपकी पहुंच तो इन तीनों मालिकों से भी ऊपर की है। गुरु ऋषि ने ठंडी सांस लेकर कहा कि मेरे पिता भले ही पागल थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे संगठन में मेरे लिए सबसे ऊंची जगह बनाकर रखी थी। उधर नीचे 13वें जिले में तबाही का सिर्फ 1 घंटा बचा था। चाचा लिन ने साथी से पूछा कि क्या डर लग रहा है। उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर हम नहीं बचे तो हमारे कोड खुद ब खुद इनके पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा देंगे। तभी उस मुख्य कक्ष के गहरे अंधेरे से एक भयानक और पागलों जैसी हंसी गूंज उठी। मैंने चिल्लाकर कहा कि उसे छोड़ दो, लेकिन सामने से आवाज आई कि इसके दिमाग की नसें काटते ही यह हमारा सबसे जानलेवा हथियार बन चुकी है। तभी श्याओ श्याओ की लाल आंखें मेरी तरफ घूमी और उसने यांत्रिक आवाज में मुझे मिटाने का हुक्म दोहराया। वह मुझ पर टूट पड़ी। मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और झकझोरते हुए कहा कि श्याओ श्याओ, होश में आओ, मैं हूँ। दुश्मनों ने ताना मारा कि अपनी पूरी ताकत से इसे टुकड़ों में काट डालो। मैंने गरजते हुए कहा कि बकवास बंद करो, यह कोई मशीन नहीं, यह मेरा परिवार है। मैंने तुरंत उसके शरीर में बह रही जानलेवा ऊर्जा को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। सिस्टम ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से मेरी अपनी नसें जलकर खाक हो जाएंगी, लेकिन मेरे लिए उसकी जान से बढ़कर कुछ नहीं था। तभी नीचे से हमारे नन्हे हैकर साथी का संदेश आया। उसने बताया कि उसने एक खतरनाक वायरस तैयार कर लिया है। अगर श्याओ श्याओ दीदी सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी होश में आ जाएं, तो वह इस वायरस को मुख्य कंप्यूटर में घुसा देगा। लेकिन इसके लिए किसी को अपनी जान पर खेलकर मुख्य कंप्यूटर का ठंडा करने वाला पाइप काटना होगा। श्याओ श्याओ ने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली और रोते हुए चिल्लाई कि जियांग हान, भाग जाओ, मेरा शरीर फटने वाला है। मैंने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा कि पगली, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सका। तभी उन जालिमों ने अपनी सबसे भयानक जैविक मशीन हमारे ऊपर छोड़ दी। श्याओ श्याओ ने हांफते हुए वह वायरस मुझे सौंपा और बोली कि मेरा जिस्म अब जवाब दे चुका है, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने डांटते हुए कहा कि फालतू बातें मत करो, तुम्हारा बचा हुआ मेहनताना दिए बिना मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब आर पार का वक्त आ चुका था। मैंने सिस्टम से अपनी जिंदगी बचाने वाले सारे सुरक्षा कवच बंद करने को कहा और अपनी पूरी ताकत को चीर देने वाले बवंडर में बदल दिया। मेरी सांसें थमने लगी थीं और मैं सीधे मौत की जंग में कूद पड़ा। मैंने उस मुख्य कंप्यूटर और उस दानव को दबोच लिया और दहाड़ लगाई कि तुझे इंसानों को निगलने का बड़ा शौक था ना, आज मैं तुझे पूरा निगल कर दिखाऊंगा। वह कंप्यूटर दर्द से तड़प उठा, लेकिन तभी सायरन बजने लगा कि मुख्य कंप्यूटर घायल हो चुका है और जमीन के नीचे लगे बम की उल्टी गिनती और तेज हो गई है। अब हमारे पास तबाही से बचने के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे। नीचे 13वें जिले में चाचा लिन ने दहाड़ लगाते हुए कहा कि हमारे पास पूरे 10 मिनट हैं और अपनी जिंदगी में हमने कभी इतना बड़ा मौका नहीं देखा। उन्होंने सबको हुक्म दिया कि अपने सारे हथियारों का मुंह जमीन के नीचे बहती ऊर्जा की मुख्य नली की तरफ मोड़ दो और पुराने शहर के मलबे से उस सुराख को हमेशा के लिए बंद कर दो। इधर वह मुख्य शैतान चिल्ला रहा था कि मैं कुदरत का सबसे बड़ा शाहकार हूँ, तुम जैसे कीड़े मकोड़े मेरी खूबसूरती को कभी नहीं समझ सकते। मैंने गरजते हुए कहा कि तू कोई शाहकार नहीं बल्कि लालच और वहशीपन से बनाया गया एक सड़ा हुआ ढांचा है। गुरु ऋषि ने चिल्लाकर इशारा किया कि जियांग हान, वह सामने लगा स्लॉट देखो, उस चिप को हर हाल में वहां लगाना होगा। लेकिन उस शैतान की सुरक्षा ढाल इतनी भारी थी कि कोई उसके पास फटक भी नहीं सकता था। गुरु ऋषि ने कहा कि जियांग हान, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाती हूँ। उसने अपनी पूरी ताकत से उस मशीन की मुख्य नसों पर वार किया और मैंने अपनी सारी जान झोंककर उस ऊर्जा के घेरे को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। उधर नीचे हमारा छोटा साथी हांफने लगा कि इस दानव की दिमागी रफ्तार मेरे कंप्यूटर से करोड़ों गुना तेज है, मैं ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगा। तभी श्याओ श्याओ ने अपनी बची खुची पूरी ताकत झोंक दी। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाए। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस वायरस को सीधे मुख्य कंप्यूटर के दिल में ठोक दिया और बोली कि अब कबाड़ खाने में बैठकर अपना हिसाब लगाते रहना। एक भयानक धमाके के साथ वह मुख्य दानव बुझ गया और सब कुछ बंद होने लगा। लेकिन तभी खतरे का सायरन बज उठा कि आसमान में तैरते इस विशालकाय द्वीप का संतुलन खत्म हो चुका है और यह ठीक 180 सेकंड के अंदर सीधे 13वें जिले के बीचों बीच गिरने वाला है। यह द्वीप इतना भारी था कि अगर यह नीचे गिरता तो 13वां जिला ही नहीं बल्कि आसपास के 100 मील के दायरे में मौजूद हर इंसान और हर इमारत पल भर में राख बन जाती। मैंने हड़बड़ाकर पूछा कि क्या इसका रास्ता बदलने का कोई उपाय है। श्याओ श्याओ ने बताया कि सिर्फ एक रास्ता है, बाहर जाकर हाथ से रॉकेट चालू करना होगा ताकि यह द्वीप बंजर वीराने की तरफ मुड़ जाए। मैंने पूछा कि लेकिन क्या? उसने रोते हुए कहा कि उसका बटन बाहर उस जगह पर है जहां जानलेवा विकिरण का रिसाव हो रहा है और चालू होते ही उस रॉकेट का ऐसा भयानक झटका लगेगा जो वहां खड़े इंसान के चीथड़े उड़ा देगा। जो भी वहां जाएगा उसका बचना नामुमकिन है। गुरु ऋषि ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़
पकड़ लिया और बोली कि मेरे जिस्म में खास खून है और मैं विकिरण का वार तुमसे बेहतर झेल सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ हटा दिया और कहा कि पगली, गाड़ियों और मशीनों की मरम्मत करना तुम्हारा काम है, यह मजदूरी का काम मुझ पर छोड़ दो। मैंने कहा कि अब तो मेरी जिंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं था, तो क्यों ना एक बार सचमुच का मसीहा बनकर दुनिया को अलविदा कहा जाए। मैं बाहर जानलेवा लपटों और विकिरण के बीच निकल पड़ा। सिस्टम ने आखिरी चेतावनी दी कि सांसें सिर्फ 10% बची हैं और अब पीछे हट जाना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा कि हार मानना मैंने कभी सीखा ही नहीं। सिस्टम ने मेरी बची खुची पूरी जिंदगी को निचोड़कर आखिरी वार में झोंक दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस भारी लीवर को खींच दिया। द्वीप का मुंह मुड़ गया और वह 13वें जिले से दूर बंजर वीराने की तरफ गिरने लगा। मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ने से ठीक पहले मैंने मन ही मन कहा कि चाचा लिन, रुओशी, तुम सब जिंदगी चाहते थे तो मेरी यह जान तुम्हारे कल के काम आएगी। रुओशी, आज रात के खाने पर शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। धमाके के बाद मेरा सिग्नल पूरी तरह गायब हो गया। नीचे 13वें जिले में खबर फैलते ही सन्नाटा छा गया। जो लोग पहले मुझ पर शक करते थे वे फूट फूट कर रोने लगे कि जिस इंसान को वे मतलबी समझ रहे थे उसी ने अपनी जान देकर पूरे शहर को बचा लिया। चाचा लिन ने भरी आंखों से ऐलान किया कि 13वें जिले की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जियांग हान का स्मारक बनेगा और जो कोई भी उसके बारे में एक गलत लफ्ज कहेगा वह सीधे गोली खाएगा। 3 दिन बीत गए। गुरुओशी बंजर जमीन के उस खौफनाक मलबे में पागलों की तरह मुझे ढूंढती रही। साथियों ने हाथ जोड़कर कहा कि दीदी वापस चलो, मशीनों में किसी के जिंदा होने का कोई निशान नहीं मिल रहा है और यहाँ का जहर तुम्हारी जान ले लेगा। लेकिन उसने चीख कर कहा कि तुम्हारी मशीनें खराब हो सकती हैं पर उसका दिल नहीं, वह मेरा इंतजार कर रहा है। तभी मलबे के नीचे उसे मेरा झुलसा हुआ जिस्म मिल गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और रोते हुए बोली कि साधारण ऊर्जा तुम्हें नहीं बचा सकती, तुम बर्तन हो और मैं चाबी। मेरे पिता ने कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, तो आज मेरी जिंदगी तुम्हारी सांसों को दोबारा जलाएगी। उसने अपनी पूरी जीवन शक्ति मेरे सीने में उंडेल दी। तभी मेरे अंदर सिस्टम की धीमी आवाज गूंजी कि जिंदगी की सांसें वापस लौट आई हैं और शरीर 99% ठीक हो चुका है। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी गुरुओशी का हाथ थामकर मुस्कुराते हुए पूछा कि मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो। मेरे अंदर से एक सुकून भरी आवाज आई कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह अब तुम्हारे जिस्म का टूट हिस्सा बन चुकी है। अब तुम किसी का वक्त निगलने वाले दानव नहीं हो और न ही किसी की प्रयोगशाला का बनाया हुआ खिलौना। अब तुम एक सच्चे इंसान के रूप में हर सर्दी गर्मी महसूस करोगे और आम इंसानों की तरह जिंदगी और मौत का सफर तय करोगे। मैंने मुस्कुराकर सोचा कि यह शक्ति चली गई तो सबसे अच्छा हुआ, कम से कम अब मुझे कभी राक्षस बनने का डर तो नहीं सताएगा। मैंने रोती हुई शियाओ शियाओ के सिर पर हाथ रखा और कहा कि रोना बंद कर पगली, वरना तेरा दिमाग ही खराब हो जाएगा। मैंने मजाक में कहा कि फिक्र मत कर, अगले जन्म में भी तेरा मेहनताना नहीं मारूंगा। शियाओ शियाओ ने आंसू पोंछते हुए कहा कि पहले लोग रोज सुबह आंख खोलकर यह देखते थे कि कितनी सांसें बची हैं। अब जब मौत का डर खत्म हो गया है तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि जिंदगी कैसे जिएं। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जमीन और मकान हथियाने के चक्कर में कई गिरोह आपस में भिड़ चुके हैं। मैंने पूछा कि क्या अभी भी झगड़े हो रहे हैं। चाचा लिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि जब सिर पर कोई जालिम नहीं रहता तो इंसानों का लालच बाहर आ जाता है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि जब तक वे जिंदा हैं वे शहर का माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अमन और शांति कभी यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती। उधर अंधेरी गलियों में कुछ पुराने गुंडे मेरे पीछे साजिश रच रहे थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि जियांग हान अब अस्पताल से बाहर आ चुका है, लेकिन उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है और वह बिना दांत का शेर बन चुका है। एक गुंडा गुस्से में बोला कि चाचा लिन ने काम के बदले राशन का जो नया नियम बनाया है वह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। पहले हम लूटपाट करके मजे से जीते थे और अब हमें ईंटें ढोनी पड़ रही हैं। उन्होंने तय किया कि वे चाचा लिन और मुझे रास्ते से हटा देंगे। दूसरे गुंडे ने लालच भरी आंखों से कहा कि गुरुओशी अभी भी जिंदा है, अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम उस तैरते द्वीप के हथियारों का गुप्त गोदाम दोबारा खोल सकते हैं और उसके बाद इस पूरे 13वें जिले पर फिर से हमारी ही हुकूमत चलेगी। बिना किसी शक्ति के एक आम इंसान बनने का खालीपन अब मेरे सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा था। पहले मैं एक ही छलांग में 100 मीटर पार कर जाता था, लेकिन अब मुझे एक आम इंसान की तरह धीरे धीरे चलना सीखना पड़ रहा था। गुरुओशी ने प्यार से मेरा हाथ थाम कर कहा कि खुद पर ज्यादा जोर मत डालो, तुमने बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय किया है, अगर थोड़ा आराम कर लोगे तो कोई आफत नहीं आएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं बैठ गया तो तुम्हारी हिफाजत कैसे करूंगा। वह हंसकर बोली कि तो फिर अब मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। उसने सीना तान कर कहा कि मैं इस नए शहर की मुख्य इंजीनियर बन चुकी हूँ, देखती हूँ किसकी हिम्मत है जो मेरे आदमी पर आंख उठाकर भी देखे। उधर अंधेरे में तोक्यू नाम का गुंडा अपने साथियों को समझा रहा था कि मुख्य बिजली घर को उड़ा दो ताकि पूरे शहर में अंधेरा छा जाए। फिर उसी भगदड़ में जियांग हान के घर पर धावा बोलना है, लड़के को मार डालना और लड़की को उठा ले जाना है। वह शेखी बघार रहा था कि एक बार हथियारों के गोदाम की चाबी मिल गई तो चाचा लिन भी उसके आगे घुटने टेकेंगे। तभी बिजली गुल हो गई और वे हथियार ताने हमारे कमरे में घुस आए। तोक्यू ने हंसते
हुए गुरुशी से कहा कि बड़ी मालकिन, बहुत दिन बाद मिलना हुआ, चुपचाप हमारे साथ चलो। मैंने आगे आकर कहा कि तू क्यों, जो कल तक अखाड़े में कचरा बीनता था, आज उसकी इतनी औकात हो गई कि मुझ पर बंदूक ताने। वह अकड़कर बोला कि अब तुम कोई मसीहा नहीं हो, पहले भले मैं तुमसे डरता था, लेकिन आज मैं तुम्हें एक उंगली से मसल सकता हूँ। मैंने शांत रहकर कहा कि तो फिर चलाकर देख अपनी उंगली। उसने गुस्से में ट्रिगर दबाया, लेकिन बंदूक से गोली नहीं निकली। वह सकपका गया कि यह क्या हुआ। गुरुशी ने तंज कसते हुए कहा कि यह पुरानी बंदूकें इंसान की उंगलियों की पहचान से चलती हैं, और मैंने अभी अभी पूरे बिजली घर की तरंगे बदल दी हैं, जिससे तुम्हारी बंदूकों के सारे ताले जाम हो चुके हैं। उसने कहा कि इसी को दिमाग की ताकत कहते हैं, तुम्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी। तू क्यों बौखला गया? और उसने अपने गुंडों से चाकू निकालने को कहा, लेकिन मैंने पहले से ही दरवाजे के बिजली के तारों का जाल बिछा रखा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, मैंने बटन दबाकर उन्हें कमरे में ही कैद करके जोरदार झटका दे दिया। मैंने हंसते हुए कहा कि तुमसे कहा था ना कि किताबें पढ़ा करो। पहले मैं मुक्कों से लड़ता था, अब जिस्म में ताकत नहीं है तो दिमाग चलाना पड़ता है। तभी दरवाजे पर चाचा लिन अपनी टीम के साथ पहुंचे और मुस्कुराकर बोले कि वाह लड़के, मेरे हाथ खोलने से पहले ही तुमने खेल खत्म कर दिया। मैंने हंसते हुए कहा कि अपनी पत्नी की हिफाजत के लिए दो चार तरकीबें तो जेब में रखनी ही पड़ती हैं। अब हर सुबह की असली धूप हमारे इस छोटे से कस्बे पर मुस्कुराती हुई खिलती थी। दुकान पर पड़ोस की आंटी आईं और उन्होंने पूछा कि जियांग बाबू, यह सुंदर फूलों का गमला कितने का है? घर में रखूंगी तो रौनक आ जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा कि आंटी, यह गमला आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। पिछली बार जो सूखा गोश्त आपने भेजा था, उसका स्वाद इतना लाजवाब था कि रोशी कई दिनों तक उसकी तारीफ करती रही। गुरुशी ने पीछे से आंखें तरेरते हुए चुटकी ली कि अगर तुम ऐसे ही मुफ्त में चीजें बांटते रहे तो कल हम दोनों को फाके काटने पड़ेंगे। मैंने हंसकर कहा कि मुझे किस बात का डर है, जब पूरे शहर की सबसे काबिल मुख्य इंजीनियर मेरी मालकिन है, तो क्या वह मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाएगी? उसने शर्माते हुए कहा कि बहुत बातें बनाने लगे हो, चुपचाप अपना काम करो। पड़ोसी हमें देखकर हंसने लगे कि इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। शाम को हम सब एक साथ खाने की मेज पर बैठे। श्याओ श्याओ चटखारे लेकर भुना हुआ गोश्त खा रही थी। वह मुंह भरकर बोली कि जब मैं कंप्यूटर का डेटा बनी बैठी थी तब सिर्फ देख सकती थी, खा नहीं पाती थी। उसने कहा कि रोशी दीदी के हाथ के बने खाने का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। गुरुशी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि आराम से खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। चाचा लिन ने जाम छलकाते हुए मुझसे कहा कि जियांग हान, सच कहूं तो कभी कभी मुझे अपने उस लोहे के हाथ वाले दिनों की याद आती है, जब एक मुक्के से पत्थर तोड़ना कितना रौबदार लगता था। मैंने हंसकर कहा कि रहने भी दो चाचा लिन, उस दौर में क्या आप कभी आज की तरह आधी रात को सुकून से बैठकर शराब की घूंट भर सकते थे? तब तो आप एक आंख खोलकर सोते थे और तकिए के नीचे हथौड़ा दबाकर रखते थे। चाचा लिन ठहाका मारकर हंसे और बोले कि बात तो तुम्हारी 16 आने सच है। उस वक्त हम सिर्फ सांसें बचाने के लिए जूझ रहे थे, लेकिन अब हम सचमुच की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने अपना जाम आगे बढ़ाया और कहा कि इस खूबसूरत जिंदगी के नाम चीयर्स। हम सब ने मुस्कुराते हुए अपने जाम टकराए और उस सुकून भरी रात का स्वागत किया। हम सब ने एक साथ अपने जाम उठाए और ठहाका लगाते हुए कहा कि आगे भी ऐसी अनगिनत शामें एक साथ बिताने के नाम, अपनी इस पक्की दोस्ती के नाम और एक खूबसूरत कल के नाम, चीयर्स। गुरुशी ने धीमी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और पूछा कि जियांग हान, क्या तुम्हें कभी उन पुराने दिनों की याद आती है जब तुम्हारे पास दुनिया हिला देने वाली ताकत थी और हर कोई तुम्हारे सामने झुकता था? मैंने मुस्कुराकर कहा कि ताकत अच्छी चीज है, उससे अपनों की हिफाजत होती है, लेकिन वह ताकत इतनी भारी थी कि इंसान को खुद से ही भटका देती थी। मैंने कहा कि पहले मुझे लगता था कि जिसके पास वक्त की दौलत है पूरी दुनिया उसी की मुट्ठी में है, लेकिन आज समझ आया कि असली दुनिया की चमक किसी ताकत में नहीं बल्कि अपनों के साथ हंसी खुशी बिताए इन छोटे छोटे पलों में है। उसने उस पुरानी याद की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या इसे अभी भी संभाल कर रखना है? मैंने कहा कि यह मुझे याद दिलाती है कि हम किस आग से गुजर कर यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन जो बीत गया वह पुरानी दुनिया का हिस्सा था। पुरानी नफरतें और पुराने झूठे भगवान, अब सबको गहरी नींद सो जाना चाहिए। वह खौफनाक दौर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और सामने का नजारा बेहद खूबसूरत था। मैंने गुरुशी का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैंने कहा कि रोशी, पहले मेरी कलाई पर मौत की उल्टी गिनती चलती थी। वह मुझे हर सेकंड डराती थी कि मेरी सांसें कब खत्म होने वाली हैं। उस वक्त मुझे लगता था कि वक्त कोई वरदान नहीं बल्कि सिर पर लटकती हुई मौत की तलवार है। मैं अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भागता रहा, लोगों से वक्त छीनता रहा ताकि उस घड़ी के नंबर को बढ़ा सकूं। लेकिन उस दलदल से जिसने मुझे बाहर निकाला वह तुम थी। उसने प्यार से मेरी आंखों में देखकर पूछा कि लौरब। मैंने गहरी सांस ली और कहा कि अब मेरी कलाई पर कोई गिनती नहीं है। मुझे नहीं पता कि मेरी जिंदगी कितनी लंबी है, कल क्या होगा यह भी नहीं जानता, और बाकी इंसानों की तरह मैं भी बीमार पड़ूंगा और बूढ़ा होऊंगा, लेकिन इसी का नाम तो असली आजादी है। अब मेरे दिल में कोई डर नहीं था क्योंकि मेरी जिंदगी का एक एक पल और एक एक सांस पूरी तरह मेरी अपनी थी। अब मैं वक्त का कोई बंधुआ गुलाम नहीं था और न ही किसी सिस्टम का मोहरा। मैं जियांग
खान था, अपनी जिंदगी और अपने वक्त का इकलौता मालिक।